सो हेलो एवरीबॉडी एंड एक बार को मैं सबके अनम्यूट करता हूँ और कुछ हो तो हाय हेलो कर लेते हैं। ओके, हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारी क्लास है एप्पल के लिए। किसी को कुछ क्लास से पहले किसी को कुछ पूछना है तो वो एक बार पूछ सकता है मेरे से। मतलब क्या किस कुछ भी कोई भी इंक्वायरी हो कोई तो। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं 2 बजे से। वेरी गुड। आगे ललित सर। ठीक है, गुड। ओके, अगर कुछ बोलो तो मैं सीधा यही कहूंगा कि भैया नहीं जानता, अगर रंजीत में लेना है, रंजीत को कॉल मारना है, रंजीत को मदद करना है तो आप कर। ठीक है। आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने अपने माइक ऑफ ही रखना। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उस समय फिर माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी बंदा। लेकिन मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम स्टडी। आवाज आ रही है ना सबको? मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था, कोई मैसेज चैट में डाल दो मेरे को तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को। या ओके, ठीक है। तो हमारा अभी जो हम एक पैटर्न से चलेंगे इस क्लास में वो ये होगा कि मैं अभी चाहता हूं कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो क्लास से पहले मुझसे पूछ लें, ठीक है? नहीं तो हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में आगे आगे चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो बीच में अगर मुझे लगेगा कि इसके ऊपर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो मैं वहीं पे रोक के आपसे बोलूंगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर इन केस मुझे ऐसा नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, एक पूरा शेड्यूल कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम क्यूए सेक्शन रखेंगे। होगा जो कि जिसमें आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड और अदर स्टफ भी। अगर आपको कुछ ऐसा कंफ्यूजन लग रहा है कि एप्पल में आपको ऐसा कुछ लगता है फर्दर की इस सेक्शन से रिलेटेड से आगे कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर उसमें मैं कैपेबल होऊंगा तो आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना है कि अगर किसी को कुछ पूछना है पहले तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे सर। ये मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। तो हम नहीं फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो। हाँ सर, बताइए रजनीश सर। हाँ सर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है जहाँ हमें कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आता है तो फिर मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ ना नेक्स्ट हाँ टाइम। हाँ, लेकिन उसमें उसके लिए हम देखो ऐसा है कि आप एक कॉपी और पेन लेके रखिए सब, जिसके पास भी नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है 2-3 मिनट का। तो अगर आपको लगता है कि बीच में ये चीज मुझे पूछनी थी तो आप क्या करेंगे, फिर क्यूए सेशन में आप जाके लास्ट में पूछ सकते हैं कि आपने सर ये बताया था तो यहाँ पे ये हमें कंफ्यूजन है, ये क्लियर करो। अगर बीच में कुछ मुझे जैसे चार्जिंग सेक्शन से पहले भी कुछ एक पॉइंट आएंगे अभी, ठीक है? तो हाँ हाँ। अगर मुझे लगेगा कि उसके बाद भी मुझे ब्रेक लेके कुछ पूछना है आप लोगों को तो मैं वहां पे रोक के फिर आपसे पूछूंगा। अगर लगेगा कि नहीं यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो फिर मैं आगे ही चलता जाऊंगा। आप उस क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिए, लास्ट के क्यूए सेक्शन में हम उस चीज को कवर अप करेंगे, जी जी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक ना? ठीक तो एक ठीक। कॉपी और पेन लेके आप रख लीजिए, जो क्वेश्चन है वो आप उसमें पुट अप कर सकते हैं बाद में। लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार स्लिप हो जाता है माइंड से। ठीक ठीक। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हम्म, चलो ये हम स्टार्ट करते हैं अपना एप्पल से रिलेटेड, ठीक है? तो
सबसे पहले देखो, जो एप्पल पे पहले से ही वर्क कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि हम इसमें एप्पल में अगर हमें जनरली हमारे पास जो है बोर्ड के ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो जब वो मार्किंग हमें नहीं होती है तो हमें यहाँ पे एप्पल में स्टडी करने के लिए हमें वो मार्किंग पता होनी चाहिए, तभी हम कंपोनेंट्स को ट्रेस आउट कर पाएंगे। नहीं तो हमें क्या होगा, फिजिकली कनेक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी सब मदरबोर्ड्स के अंदर। तो हम उस चीज को कैसे वो करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे कि हमें क्या कैसे चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमें जो बेसिकली जो चीज चाहिए होती है वो होती है एक तो हमारा ये बोर्ड व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास में मेरे पास जो होता है जनरली, मैं यहाँ पे 1466 के बारे में इसके ऊपर हम कर रहे हैं स्टडी, क्योंकि मेनली फ्रिक्वेंटली आने वाला मदरबोर्ड अभी यही है फिलहाल में। तो 1466 के लिए हमें एक पीडीएफ चाहिए होता है। पीडीएफ में सिमेटिक में क्या होता है कि हमें पूरा डायग्राम आर्किटेक्चर मिल रहा होता है, जिसके अंदर के सारे कंपोनेंट लेवल फ्लो और कैसे कनेक्टिविटी हुई, सब कंपोनेंट्स कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है जनरली, ठीक है। तो दूसरा हमें चाहिए होता है बोर्ड व्यू। बोर्ड व्यू किस लिए चाहिए होता है, ये BRD करके हमारा बोर्ड व्यू है। बोर्ड व्यू हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि हम उसमें आपका इस तरीके का आर्किटेक्चर देखते हैं, इस तरीके का। तो ये हमें एक फॉर्म फैक्टर प्रोवाइड करवाता है पूरा, ठीक है। तो ये फॉर्म फैक्टर क्या प्रोवाइड करवाता है कि जिस तरीके से आपको अपना ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ये मतलब एक तरीके से आपके पूरे मदरबोर्ड का फॉर्म फैक्टर है। तो आप ट्रेस कर सकते हो लोकेशन वाइज कि ये कंपोनेंट कौन सा है, और हम किसी कंपोनेंट को ढूंढ रहे हैं तो वो हमें कहाँ पे किस लोकेशन पे मिलेगा। तो ये दो चीज तो हमें चाहिए होती हैं। और जो बोर्ड व्यू है उसको चलाने के लिए हमारे पास में एक ये टी लिंक टेस्ट लिंक करके एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, EXE करके। तो ये जनरली एप्पल के बोर्ड्स के लिए उनके साथ में प्रोवाइड होता है। नहीं तो आपको एक सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल कर लेंगे वहां मिल जाएगा। बोर्ड व्यू भी आपको गूगल पे आराम से मिल जाता है। फिर भी अगर नहीं मिलता इन केस, तो हम उसको आप मतलब अपनी टीम में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने गूगल में अगर आपने कोई पेबल साइट से ले रखा है तो वहां से आप कांटेक्ट करके वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि एप्पल में वर्क करने के लिए आपको ये दो चीजें तो मस्ट हैं। नंबर एक, उस मदरबोर्ड का सिमेटिक। नंबर दो, एप्पल का बोर्ड व्यू। यानी ये अभी जिसका अवेलेबल नहीं, यानी हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए, सिमेटिक से और बोर्ड व्यू से जो है आपका रिपेयरिंग का स्किल फास्ट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो जाती है। यानी कि अगर मैक्सिमम लेवल पे आप अगर बोर्ड व्यू और सिमेटिक से काम करते आ रहे हैं, तो और कभी मान लीजिए किसी मदरबोर्ड का आपको सिमेटिक या वो नहीं मिला इन केस, तो क्या होगा कि आप उनके आर्किटेक्चर के आधार पर आप इस चीज को ट्रेस आउट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जितने भी आपके मदरबोर्ड्स हैं मैक्सिमम एक ही तरीके से डिजाइन होते हैं, कॉमन आईसीज यूज करते हैं हर बार वो अपने जनरेशन में मदरबोर्ड्स के अंदर पावर स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि प्रोसेसर और HM आर्किटेक्चर बेशक चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें तो चाहिए, तो इसी को लेकर हम यहाँ पे आज थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा चार्जिंग सेक्शन का। पावर फ्लो के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और पावर फ्लो में हम चार्जिंग सेक्शन को कैसे देखेंगे तो वो भी हम यहाँ पे पता करेंगे। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना एप्पल रिपेयरिंग में बहुत जरूरी है। जैसे यानी कि जैसे हम आपका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वोल्टेज सेंसिंग सेंसर्स जो होते हैं और एम्पियर सेंसर्स जो होते हैं, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ में कनेक्टेड होते हैं आपके SMC में, ठीक है। ये बहुत से केसेस में ये लाइंस जो हैं वो बहुत ही 0.2 mm से भी छोटी होती हैं कई बार तो, और उसी के बराबर होती हैं, विड्थ उसकी कम होती है। तो वहां पर क्या है कि मॉइस्चर आने का बहुत ज्यादा खतरा होता है और वो लाइंस ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फीडबैक नहीं जाता है और एप्पल में सिस्टम ऑन नहीं हो पाता है। तो एप्पल का मेन जो सिनेरियो होता है रिपेयरिंग करने का, वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास जितने भी एप्पल रिपेयरिंग के लिए आते हैं
उसमें मेन जो फॉल्ट रहता है वो मॉइस्चर का ही रहता है, और 80% से 19% लैपटॉप्स में ना आपका मॉइस्चर लेवल या वाटर डैमेज ही होता है, जिसकी वजह से आपका लैपटॉप जो होता है वो खराब होता है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आप मॉइस्चर है, अगर कम मात्रा में है तो आप नॉर्मली कॉटन से और उससे साफ कर सकते हैं, आईपी से वाटर से हल्का सा उसे साफ करके उसे सुखा के फिर उस पर जंपर मार सकते हैं। लेकिन अगर कई बार होता है कि एक बहुत से बड़े एरिया में आपका मॉइस्चर कवर किया होता है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जनरली जो यूज करते हैं ज़्यादातर लोग वाटर, उसके लिए तो पानी से धो के उसको थोड़ा सा ओवन के अंदर, ओटीजी के अंदर, एक ध्यान रखना है ओटीजी के अंदर ही सुखाना है, माइक्रोवेव कभी यूज मत करना उसके लिए, ठीक है। ओटीजी ही लेना है क्योंकि उसमें हीटिंग होती है, और माइक्रोवेव में तो फिर पटाखे बजेंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो वहां पर नहीं उसमें रखना है, ओटीजी ही लेना है। तो ओटीजी के अंदर आप उसको सुखा सकते हैं, 100 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में रख के 5 मिनट तक उसे बेक कर लीजिए, तो वो पूरे का पूरा वॉश आउट हो जाता है और सूख जाता है अच्छे तरीके से। तो मैक्सिमम केसेस में ये होता है। और कुछ लोग जो होते हैं, मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया है, एक अल्मा करके एक लिक्विड अवेलेबल होता है जो घड़ी वाले या रस्टिंग के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बहुत छोटे पार्ट्स को साफ करने के लिए, ज़्यादातर घड़ी वालों के पास मैंने देखा है उसे। उसके ऊपर भी आप, उससे भी आप साफ सफाई कर सकते हैं, तो वो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है उससे। तो 70 से 80% तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कम से कम आपको फॉल्ट का पता चले कि किस फॉल्ट को एक्चुअल में रिपेयर किया गया है, तो हम उसके ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो रहेगा वो है 1466 में। इसमें देखिए दो मॉडल हैं हमारे पास में 1466 में, 3437, ठीक है, और J13 का, वह ये भी 1466 है। दोनों में जनरेशन का थोड़ा फर्क है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आर्किटेक्चर दोनों के सेम ही है। तो हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सिमेटिक से, और फिर बोर्ड व्यू पे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिस तरीके से हम यहाँ पे एप्पल को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी सिमेटिक को जब हम कभी भी खोलते हैं, या चाहे पीसी हो चाहे लैपटॉप हो, ठीक है, नॉर्मल डेस्कटॉप का सिमेटिक हो, या आप किसी टैबलेट को ठीक कर रहे हो, या मोबाइल को ठीक कर रहे हो, या हम मैक को ही रिपेयर कर रहे हैं, या उसके किसी डिवाइस को रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसका सिमेटिक अवेलेबल है तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है उसका फर्स्ट पेज, ठीक है। उसमें आपका पूरा आर्किटेक्चर दिखाया हुआ होता है कि कहाँ कहाँ कौन सी पेज पे आपको क्या चीज़ अवेलेबिलिटी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है थोड़ा सा, कि इस तरीके से आपको ये बोर्ड का कंटेंट मिलेंगे पेज नंबर 1 पे, और इस तरीके से नॉर्मल है, कोई भी इसको समझ सकता है। और एक चीज़ और होती है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि J30 MLB इस तरीके के आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे, यानी कि ये जो आपका कंटेंट्स हैं, जो ये जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सिग्नल एनालिसिस की, तो J13 पे ये सिग्नल एनालिसिस सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, और रिवीजन हिस्ट्री में आपको J30 से ये रिवीजन हिस्ट्री उठाई गई है। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइज कौन कौन से आपके सिमेटिक से हुआ किया गया, जैसे K21 से आपका DDR3 चैनल जो है, अभी K21 से लगातार यहाँ तक जो J13 तक इन्होंने इनबिल्ट किया, यहाँ पे ये आर्किटेक्चर आपको लगभग सेम सा मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये सिंक्रोनाइज बताया गया है कि इन्होंने अपने ये जो पैटर्न है, ये अभी जहाँ पे J13 लिखा हुआ है वो सिस्टम आपका यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ है J13 में, नहीं तो J30 वाला ही कंटेंट टेबल इस तरीके से जो तैयार किया इन्होंने वहीं से उठाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि आप इसके अपग्रेडेशन और डाउनग्रेड वर्जन कहाँ कहाँ से कौन सा पार्ट इसका कनेक्टेड है पुराने मदरबोर्ड्स के साथ में या नए मदरबोर्ड्स के साथ में, तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो जनरली अगर आप उनको भी स्टडी करते हैं, तो आपने अगर इसको स्टडी किया तो K21 में आप जाके देख सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये आर्किटेक्चर सेम सेम सा ही मिलेगा। कोई 19-20 अगर उन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे उससे रिलेटेड, तो वो रिवीजन हिस्ट्री में आपको मिलेंगे, तो आप रिवीजन हिस्ट्री में वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि एप्पल के साथ में ना इन चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं इससे बहुत हेल्प मिलती है। यानी अगर आपको कुछ जानना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास K21 आया रिपेयर होने के लिए, ठीक है, अभी क्या है रिवीजन हिस्ट्री में K13 में उसमें कुछ चेंज किया गया है, तो आप एक चीज पता कर सकते हो कि K21 में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसको उन्होंने रेक्टिफाई करके J31 में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो K21 जब आप रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको ये फोकस ऑटोमेटिक रहेगा कि अरे ये इसमें ये प्रॉब्लम होती है इस सेक्शन के अंदर, इसको रिवाइव करके नेक्स्ट रिवीजन के अंदर इसमें इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। सेम प्रोसेस जो है ना आपका
पीसी लैपटॉप्स के अंदर होता है। जैसे जैसे आप रिवीजन देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास मैं बात करता हूँ, मेरा जो फेवरेट मदरबोर्ड होता है वो होता है A992P। उसके अंदर रिवीजन है 0.3, 0.7 या 1.0। अभी मेरे पास मदरबोर्ड आता है 0.3 लेवल का, और मेरे पास सिमेटिक है 1.0 का। तो मैं क्या करूंगा कि रिवीजन हिस्ट्री चेक कर लूंगा कि एक्चुअल में जो, मान लीजिए अगर कोई फिजिकल डैमेज मिल रहा है, सप्लाई नहीं बन रही है, पावर ऑन रीसेट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वो पावर ऑन सीक्वेंस में, सॉरी रीसेट बोल दिया मैंने, पावर ऑन सीक्वेंस में मैं काम कर रहा हूँ, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें फॉल्ट मिलता नहीं है। जनरली कुछ फॉल्ट्स होते हैं जो हमें नहीं पता पड़ पाता कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, किस वजह से आ रहा है, देर से डिस्प्ले आ रहा है, एमई रीजन का होता है। और कुछ फॉल्ट होते हैं, कंपोनेंट में रजिस्टिविटी चेंज किया, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया उन्होंने, इसको पुल अप करके रेजिस्टेंस लगा दिया, ट्रांजिस्टर निकाल के एक रेजिस्टेंट माउंट कर दी उन्होंने। तो ये सब रिवीजन हिस्ट्री आपको 1.0 में मिल जाएगी, जो कि फॉल्ट उन्होंने पकड़े थे 0.3 के अंदर। तो वो रिवीजन हिस्ट्री अगर आप चेकअप करते हैं तो आपको काफी सारे फॉल्ट वैसे ही मिल जाएंगे अपने डाउनग्रेड वर्जन के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके पास में डाउनग्रेड वर्जन का कोई बोर्ड आता है तो आपको उसमें इजीली इन सब चीज़ों का फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये गया हमारा फर्स्ट पेज। तो सेकंड पेज में हम देखेंगे ये आर्किटेक्चर है जिस तरीके से आपका मदरबोर्ड कनेक्ट हुआ हुआ है। तो आप सब रिपेयरर्स हैं तो इस चीज़ से अच्छी तरीके से फैमिलियर भी होंगे कि किस तरीके से आपका कंपोनेंट जो है सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें और क्लैरिटी देखिए, अगर हम पीसी मदर लैपटॉप्स देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके की सेक्शन वाइज क्लैरिटी नहीं दी होती है। वो हमें क्या करना पड़ता है कि ब्लॉक डायग्राम में नहीं होती है। जनरली हम अंदर जाके अगर हम सिस्टम में सिग्नल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कौन से सेक्शन में होता है। जबकि यहाँ पे आपको बाहर ही आइडेंटिफाई किया कि पावर कंट्रोल के साथ में जुड़ा हुआ है ये वाला सेक्शन, ठीक है, SLP3 का, और LPC के साथ में ये सेक्शन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में ये जुड़ा, मतलब इन्होंने इसको भी एक बाइफिकेशन करके आपको बाहर बता दिया कि किस तरीके से आपका कौन सा सेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको जैसे मैं बात करूं कन्वर्जन से रिलेटेड, तो वहां पर इन ब्लॉक डायग्राम्स का बहुत हेल्प होता है। यानी कि अगर FDI जुड़ा नहीं हुआ है, अगर इसमें FDI ही कनेक्टेड नहीं बताया हुआ है तो आप कन्वर्जन कर ही नहीं सकते। क्यों? अगर आपका जो है LVDS या डिस्प्ले जैसे पोर्ट यहाँ से आपका रेगुलेट हो रहा है LVDS सेक्शन से, तो अगर FDI क्या होता है कि ग्राफिक इंजन के साथ में ड्राइवर सेक्शन आपका जुड़ा हुआ, तो वो आपको आगे फॉरवर्ड करता है इन सब चीज़ों को। तो ये ब्लॉक डायग्राम ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, ये एक जस्ट बहुत कॉमन चीज़ है, इसके लिए कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है फिर भी, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो गया। उसके बाद में हमारा ये है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या बात करी थी कि रिवीजन हिस्ट्री और कौन कौन से मदरबोर्ड्स के साथ में आपका ये वाला आर्किटेक्चर लिंक्ड है। तो अगर हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास दूसरा एक और था 3-4, अभी यहाँ पे खोल के ही दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए ये वाला मेरे पास सिमेटिक है। अभी अगर मैं ये भी 1466 का ही है, ठीक है, ये डिफरेंट आर्किटेक्चर पे। तो अगर मैं इसमें पावर ऑन सीक्वेंस सर्च करूंगा इस तरीके का जो मेरे को पीछे वाले बोर्ड में नजर आ रहा है, वो मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए 13 में मैंने क्या देखा, ये मेरा पावर ऑन सीक्वेंस पेज नंबर 3 पे मुझे मिल गया, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है, हाँ J43, और ये J13 फिर से आ गया, चलो ठीक है। तो इसके अंदर मैं सर्च करूंगा तो वो पावर फ्लो मुझे नहीं मिलेगा कहीं पे भी। क्यों? क्योंकि ये जो बेस्ड है ये उसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड है पहले वाले पे। चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए J41, J21, ठीक है, ये 41 आर्किटेक्चर से इसको सिंक्रोनाइज किया गया है, जनरली अपग्रेड किया गया है इसको, तो ये वहीं से हुआ हुआ है। तो आर्किटेक्चर जो है आपका फ्लो का, वो मुझे इसमें नहीं मिलेगा। तो जनरली जो एप्पल अपने सीक्वेंस को जो मेंटेन करके रखता है वो सिंगल ही मेंटेन करके रखता है। हार्डवेयर का कैसे स्पीड वाइज उसमें अपग्रेडेशन आता है, प्रोसेसर वाइज अपग्रेडेशन आता है, रैम वाइज अपग्रेडेशन आता है, इस तरीके से। और कुछ एक हार्डवेयर अगर उसको इम्प्लीमेंट करने हैं एक्सटर्नल, तो वो जनरली पावर ऑन सीक्वेंस को वो नॉर्मली कॉमन ही रखता है एक एक सिंगल जनरेशन के लिए। यानी हम 4th 5th 6th इस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये पावर ऑन सीक्वेंस है जो कि J13 का, ये सिमिलर टू हमें इस 1466 में भी यही काम करेगा। यानी कि हमें इसी पैटर्न से ही पूरे मदरबोर्ड के अंदर फ्लो होगा। ऑन बोर्ड प्रोसेसर्स में मैक्सिमम यही पैटर्न ये यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको वही आईसीज बार बार मिलेंगी। 5198 बहुत पुरानी आईसी फिर भी इसी में यूज की जाती है, आज आज भी वो उसी चीज को यूज करता है।
ठीक है, अभी धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है जो, तो नेक्स्ट पैटर्न में जब आपका फर्स्ट मदरबोर्ड का सिमेटिक आपको मिलेगा, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई नई जनरेशन इंट्रोड्यूस है, उसका अगर आपको मदरबोर्ड मिलता है या उसका सिमेटिक मिलता है आपको, तो उसके अंदर पावर ऑन सीक्वेंस आपको जनरली मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट फर्स्ट जो आपका लॉट होता है या फर्स्ट जो सीक्वेंस आता है उसमें, उसके अंदर वो इन चीज़ों को डिस्क्राइब जरूर करते हैं, नहीं तो आपको एक अपग्रेड पैटर्न दे देंगे कि पहले वाले से अभी के सीक्वेंस में क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो भी काम जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पावर ऑन सीक्वेंस में, वो है हमारा ये वाला सेक्शन। ठीक है, ये है हमारा चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एडाप्टर के से यहाँ से आपका डीसी इनपुट हो रहा है। ठीक है, एडाप्टर से इनपुट है और यहाँ से आपका बैटरी से इनपुट है। किसी भी लैपटॉप में दो इनपुट, दो जगह से आपका पावर इनपुट होता है, एक बैटरी साइड से और एक एडाप्टर साइड से। तो जो एडाप्टर साइड से आपका इनपुट हो रहा है, ये आपका मेन आपकी वोल्टेज है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब किया गया है डीसी इन है। ठीक है, फ्यूज के बाद में आपका ये पीपीडीसी इन, जी3 और पी बस आपको डिस्क्राइब, ये असल में क्या है, ये आपके सिग्नल हैं। जी3एच क्या है, ये आपका लैपटॉप का स्टेज है। ठीक है, यानी कि पहले आपके सिग्नल का नाम आएगा, उसके बाद में जो स्टेज होगी उस स्टेज को डिस्क्राइब करेगा नेक्स्ट पॉइंट, और उसके बाद में अगर कोई आइसोलेशन है, कुछ रेजिस्टिविटी से पहले का कुछ सिग्नल है, या आगे जाके उस सिग्नल को किसी चीज में बदलना है, तो उस टाइप के इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जनरली ये कब होता है, जब हमें पता नहीं कि कौन से सिग्नल को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जनरली कि इस सिग्नल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जनरली अगर आपको सिग्नल का नाम ही याद है या आप सिमेटिक खोल के हो, तो इन सिग्नल्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सिग्नल्स यहाँ पे मिलते हैं। इसका आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एडाप्टर से जुड़ी हुई लाइन पे सब पे एडाप्टर वोल्टेज रहेगी। डायोड से रिड्यूस हो जाती है 0.5 वोल्ट समथिंग, तो वो भी यहाँ तक आपकी रहेगी। अभी इसके आगे कंट्रोलर आ गया, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका मेन डिफरेंस आएगा, जो आपकी वोल्टेज जो लेवल होगा, वोल्टेज लेवल स्विच होगा यहाँ पे। यानी कि अब हम यहाँ पे इसको पीपी डीसी इन नहीं बोल सकते या वीई इन नहीं बोल सकते हैं आपका। ठीक है ना, तो ये आपका 3.42 जी थ्री क्या है, देखो यहाँ पे भी जी3एच है और यहाँ पे भी जी3 है, यानी कि ये जो है आपका जी3 और एच का ये एक स्टेज होती है। जनरली क्या होती है, यूनिवर्सली एक स्टेज होती है प्रोसेसर्स की, जी3 जी1 जी0। ठीक है, ये जनरली लैपटॉप्स के अंदर ये तीन स्टेज ही यूज करते हैं, बाकी और भी स्टेजेस होती हैं उनको नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि उनका कोई वर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जी3 जो होता है वो आपका फुल्ली मैकेनिज्म ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, जब आप एडाप्टर लगाते हो सिस्टम ऑन नहीं है, ऑफ स्टेट में, यानी हम इसको तरीके से बोल सकते हैं कि वो एकदम कोल्ड है, एडाप्टर नहीं लगा हुआ जी3एच, वो जी3 होता है। जी3एच में हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपका एडाप्टर लगा हुआ है और बैटरी से वोल्टेज एक्टिव है। ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑन नहीं हुआ है, यानी कि वो आपकी स्टैंड बाय इक्वलेंट टू स्टैंड बाय स्टेज होती है, लेकिन S5 नहीं बोल सकते हम उसको। अभी देखिए S5 जो होती है वो भी आपकी है ना स्टैंड बाय स्टेट ही होती है, लेकिन जी3एच भी आपकी एक स्टैंड बाय स्टेट होती है। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जी3एच में जो है, यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज जी3एच स्टेट जो है वो आपका डिस्क्राइब किया जा रहा है एक सेपरेट सप्लाई से। ठीक है, तो ये आपका डिफाइन है, यानी कि आपने 3.42 एक सप्लाई बनाई जो कि सिस्टम को रन करने के लिए एक्टिव करेगा। ठीक है, लेकिन जो S5 स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपकी जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी होती है वो एक्टिव हो चुकी होती है। जो आपका सिस्टम को स्टेडी करने का जो काम करता है, जो स्टैंड बाय पोर्ट में या स्टैंड बाय स्टेज में जो ले जाने का काम करता है, वो आपकी 3 वोल्ट 5 वोल्ट का रेगुलेटर करता है। ठीक है, वो रेगुलेटर जब आपका यूज में आता है तो वो आपका S5 स्टेट मोस्ट प्रॉब्ली डिफाइन किया जाता है। मैक्सिमम स्टेजेस में यही होता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, जो आपकी ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी जब आपकी रेगुलेशन में आती है, तभी आपका ये देखिए S5 स्टेट आपको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, S5 स्टेट यहाँ पे दिया गया है जब आपकी 3 वोल्ट 5 वोल्ट एलडीओ या उसकी रेगुलेशन आईसी से वोल्टेज जनरेशन हो रही है। यानी कि हम S5 स्टेट उसको बोलेंगे जिसमें हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी जनरेशन का चालू होने लगता है काम। ये एक जनरल नॉलेज की बात है, इससे रिपेयरिंग का कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप एक फोकस कर सकते हो कि पर्टिकुलर मुझे किस चीज को फोकस करना है। यानी जी3एच वाली सप्लाई वो है जिसमें आपकी 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी रेगुलेशन में नहीं आ रही है।
जनरली, ठीक है। तो आपको सबसे पहले G3 लेवल जो है, G3H, G3 हॉट होता है जनरली, G3 जो है वो एक कोल्ड लेवल है, अगर उसमें पावर दे दी जाए तो वो एक हॉट लेवल आता है। तो G3H जो लेवल है, उस लेवल पे आपको पावर कौन कौन सी डिटरमाइन करनी है, यानी कि ऑन होने से पहले जो आपका सर्कुलेशन है G3H का वो रेडी होना चाहिए। यानी कि जब आप एडाप्टर लगाते हो लैपटॉप के अंदर, एप्पल के अंदर, तो वहां पे ग्रीन लाइट आपकी रन ऑन होती है, ठीक है। तो ग्रीन लाइट जो आपकी एक्टिव होती है वो आपका इंडिकेशन होता है कि आपका G3 और जो लेवल है सप्लाई का वो ओके है। दूसरा, SMC आपका एक्टिवेट हो चुका है, वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज कर रहा है एडाप्टर के साथ में, और आपका वन वायर सर्किट जो होता है वो आपका अनेबल हो चुका है। देखिए ये तीन चीजें अगर आपकी अनेबल होती हैं तो आपका चार्जिंग सेक्शन एक्चुअल में वर्किंग मोड में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि बैटरी आइडेंटिफाई करना, कि बैटरी को आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बैटरी लगी हुई है, आपका क्लॉक और डेटा जो आपका सिंक्रोनाइज होता है वो सेम प्रोसेस होता है आपका जैसे कि हमारा पीसीज के अंदर होता है। यानी कि बैटरी से अगर आपका यहाँ पे नहीं है, बैटरी से आपका क्लॉक और डेटा जो सिंक्रोनाइज होता है वो बैटरी, और उसके बाद में यही कनेक्शन आपका एसएमसी से आपका कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कमांड होती है वो एड्रेस बेस पे आती है, यानी कि अगर पर्टिकुलर इसका एक एड्रेस है, चार्जिंग एड्रेस, अगर उसके साथ में कमांड आ रही है तो आपको चार्जिंग के लिए कमांड, चार्जिंग आईसी को वो कमांड मिलेगी। अगर वो एड्रेस आपका बैटरी से रिलेटेड है तो वो आपका बैटरी को कमांड मिलेगी। तो वो एक जनरल क्या है कि आपका एक वेव फॉर्म आपकी कैलकुलेशन होती है कि आपका डेटा क्लॉक के अगेंस्ट में कैसा आ रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ ज्यादा ये नहीं है कि आपको अभी बाइनरी को भी समझना है कि कमांड क्या आई, कि किसको कमांड दे रहा है किसको नहीं दे रहा है। जनरली ये फॉल्ट जो आपका होता है एप्पल्स में जनरली नहीं मिलता है अपने को। तो अगर आपका वहाँ पे क्लॉक आ रही है और डेटा फॉर्मिंग हो रहा है तो आप जनरली समझिए कि अभी काम किसका है, सिर्फ आपके एसएमसी का काम है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। और अगर क्लॉक और डेटा आ रहे हैं और उसके बाद भी आपका जो चार्जिंग लेवल है वो नहीं होता है या नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एसएमसी रीसेट लो होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए, तो आपका चार्जिंग वर्क करता है। ये एक तरीके का चार्जिंग सेक्शन का जो है वो अनेबल इनपुट है। अभी हम डिटेल में जाएंगे इसके में कौन कौन सा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि एप्पल के अंदर ना दो ही आईसी मैंने मैक्सिमम देखी है अभी तक जो अभी ज्यादातर यूज करते हैं, ISL 6259 और 6258, ठीक है। मैक्सिमम यही आपको आईसीज फेस करनी पड़ेगी, और भी आईसीज हैं अभी जो इंट्रोड्यूस हुई हैं लेटेस्ट में, लेकिन जो भी पैटर्न अभी रिपेयरिंग के लिए एप्पल का आ रहा है उसके अंदर आपको ये दो आईसीज ही आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो एक यहाँ पे फर्क आता है कि दोनों आईसीज में फर्क क्या है। देखिए दोनों आईसीज में एक कॉमन सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। नंबर एक जो 58 है वो है आपका नॉर्मल पीसी पैटर्न है, जैसा पीसी में आपको पहले मिलता था कि एसी ड्राइव हो गया, ठीक है, एसी इनपुट आपका आया, एसी ड्राइव हो गया और उसने आपका सिंगल लाइन से ही आपके डुअल मॉसफेट को एक्टिवेट कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि वो सिंपल और स्ट्रेट पैटर्न होता है जैसा हम पीसीज में देखते हैं। 5.9 थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है उसका। उसमें क्या होता है कि आपके जो जिस तरीके से आपने पीसी में भी देखा होगा कि सीमॉस करके पिन होती है फर्स्ट और सेकंड मॉसफेट को रेगुलेट करने के लिए, एक एसी ड्राइव होती है फर्स्ट के लिए और सेकंड पे आपका अगर 3537 में अगर आपने देखा हो तो दूसरा पिन होता है सीमॉस का। वो एक्चुअली क्या करते हैं, ये दूसरा जो होता है वो आपका करंट सेंसिंग का होता है कि अडेप्टर से इनपुट जो है वो एक प्रॉपर वे में करंट के साथ में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ड्रॉप डाउन कितना हो रहा है उसके हिसाब से आपका सीमॉस स्विच करता है। सेम वही पैटर्न आपका 6259 के अंदर है। अभी आप एक चीज देखेंगे कि 3537 और एप्पल के अंदर के चार्जिंग सेक्शन में भी ना आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। क्यों? जो चार्जिंग वोल्टेज है वो आपकी 13.5 समथिंग रहती है 3.37 में, अगर आपकी 4 सेल बैटरी है तो वही 17 पॉइंट कुछ समथिंग रहेगी। तो सेम ऐसा ही होता है इसमें भी कि चार्जिंग वोल्टेज पहले ही बन जाती है और सेकंड मॉसफेट एक और लगा होता है थर्ड, उसके थ्रू आपकी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। तो ये बैटरी चार्जिंग करने के लिए एक सेपरेट मॉसफेट लगाया जाता है, जबकि आपकी मेन चार्जिंग वोल्टेज जो होती है वो यहाँ पे आपकी बन जाती है जिससे आपके पूरे सिस्टम को सप्लाई होती है। तो ये पैटर्न जो था ये 5.8 के अंदर होता है। यहाँ पर वो यूज करते थे ट्रिकल करके एक पिन आउट होता है 5.8 में, TKLP, वो एक ट्रिकलिंग मेथड वो उसमें यूज करते थे। तो उससे क्या होता है कि जनरली आपकी बैटरी चार्ज हो जाने के बाद में वो इसको गेट को स्विच ऑफ कर देता है और यहीं से लोड सिस्टम को देने लग जाता है, जिससे कि आपका बैटरी जो है वो एक
पैरेलल मोड में पड़ी रहती है, यानी कि अगर बैटरी 100% हो चुकी है तो फिर वो उसको चार्ज नहीं करेगा, वो एक देखिएगा ट्रिकलिंग मैटर मोड होता है, तो उसको वो यूज करते थे, तो उसमें नहीं, अभी वो यूज नहीं करते हैं इसको, इसमें वो चीज नहीं है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो सिंपल आउटपुट पढ़ेंगे, और ये आपका बी गेट से आपका कंट्रोल होता है बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ एक चार्जिंग से रिलेटेड। और दूसरा एक देखिए, हम जो बात करते हैं G3 हॉट की, तो यहाँ पे आपको बैटरी से और अडेप्टर से दोनों जगह से आपको वोल्टेज मिलती है, और यहाँ पे आपका 3.42 करके आपका G3 लेवल का, G3 स्टेज का एक REG को मैं बोल सकता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन वोल्टेज है, ठीक है। तो या रिकॉग्नाइजेशन है या कुछ भी आप इसको अपने तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये एक सिंगल ड्राइव आउटपुट होता है, यानी कि वोल्टेज आई एनेबल आया और 3.42 आपका रिलीज हो गया, और ये आपकी कहाँ चली गई है, ये कोई आईसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये U5010 है जो कि आपका एसएमसी है, एसएमसी कंट्रोलर है, कहाँ गया, ये रहा, ये, ठीक है ना। ये आपका एसएमसी से, एसएमसी के लिए आपका है पेज नंबर, ये एक आपकी आईसी जो कि आपकी एसएमसी आरटीसी लो सिग्नल आपका रिलीज करेगी, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, जो रीसेट जो होना होता है वो आपके सारे सिस्टम को रीसेट करता है, आपके इसको एसएमसी को रीसेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपके यहाँ से कंट्रोल होती है, ये रीसेट लो सिग्नल आपका बनना जरूरी होता है, यही आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे आपको ये अनेबल पॉइंट प्रोवाइड करवा रहा है, ये आपको अनेबल कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रीसेट बनता है जो कि आपके सिस्टम, ये रीसेट पोर्शन वो है, मैं एक बार इसको दिखाता हूँ, आप जनरली जो यूज़ करते हैं एप्पल को आज भी, वो इसको देख के समझ जाएंगे कि हम कौन से कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये कंट्रोल आईसी है जो कि आपका एसएमसी रीसेट सिग्नल को आपको आउटपुट देता है, और यहाँ पे आपका रेफरेंस वोल्टेज एसएमसी के लिए आउटपुट दे रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि जनरली अगर हम एप्पल के अंदर में क्या करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल ऑप्शन और वो बटन दबा के जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो सिस्टम एकदम से शट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हम 3 पिंस को हम प्रेस करते हैं और फिर पावर बटन दबाते हैं, वो जो रीसेट होता है कीबोर्ड से और पावर बटन से, वो ये है, ये आईसी उसको ऑपरेट करती है, ठीक है। वो आपका होता तभी है जब आपका एसएमसी, ये इस तरीके की ये आपकी वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेंगी जो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टच पैड रीसेट लेवल है जो कि हम आपका कीबोर्ड से करते हैं, और एसएमसी लो बटन जो हम अपना बटन जो हम दबाते हैं पावर वाला, और ये सिग्नल आपका आता है जब आपके तीनों कॉम्बिनेशन मैच करते हैं। अगर आप ये देखेंगे, एक छोटा सा इसके ऊपर ले रहा हूँ मैं, बता देता हूँ आपको, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये आपके कीबोर्ड से आपका, ये आपका कनेक्टर है, कौन सा आईपीडी है, ये नहीं है, एक मिनट, जनरली हाँ, ये कीबोर्ड से आपका ड्राइव हो रहा है। तो कीबोर्ड से जब आप वो चारों पिनों को करते हैं तो ये आपका टच पैड ड्राइव रीसेट लोड ड्राइव होता है वहाँ से, तो ये आपका आउटपुट आता है वहाँ से, और यही आउटपुट आपका यहाँ के साथ में मैच करेगा इसके साथ में। तो ये MR और M2 जब आपके दोनों असर्टेड होते हैं तो ये रीसेट जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। जो इंटरनली क्या होता है, ये लो हो जाता है, तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो रीसेट, एसएमसी को रीसेट करने का ये पॉइंट है। तो इस पे अगर रीसेट करेंगे, यानी कि जैसे इस पे वोल्टेज गायब होगी, आपका पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये भी आपका सिग्नल जो है इस पे 3 वोल्ट रहना चाहिए, नहीं तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा, ऑफ स्टेट में ही रहेगा, और आपकी जो ग्रीन लाइट है वो नहीं जलेगी। तो ये भी मेन सिस्टम है एक, इस सिग्नल को भी बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अच्छा, हम अभी उसको देख रहे थे, अभी चार्जिंग सेक्शन में नहीं है, एक चीज और मैंने को आपको बतानी थी, ये है हमारा पावर फ्लो, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपकी बननी पहले मेन जरूरी थी, G3 हॉट वाला और रीसेट सिग्नल, ये दो आपके आपके बन, उसको भी अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आज हमारा जो है वो चार्जिंग का सेक्शन है, एक रफली आइडिया मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये जो चार्जिंग सेक्शन है हमारा, इसमें आप देखेंगे इस बोर्ड के अंदर है ना, बहुत सी जगह पर आपको एक चीज मिल रही होगी हर बार देखने को, ये ए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे वी लिखा हुआ है, ठीक है।
और V लिखा, और दोनों में आप ध्यान देंगे कि A जो है वो लाइन के अक्रॉस होता है, ठीक है, और V जो है वो साइड में कहीं पे है। देखिए वो लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि ये तो लाइन को कट ऑफ करके उसके बीच में एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, एम्पीरेशन को चेक करने का। एक्चुअल में ये क्या है, ये एमीटर्स हैं जो कि बीच बीच में आपके करंट को सेंस करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज वोल्टेज के लिए थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं होती है, तो वो साइड से भी आप मल्टीमीटर से ग्राउंड के अगेंस्ट चेक कर सकते हो, तो वो वेरिएशन वो वैसे चेक करते हैं। तो ये क्या है कि जब उस सर्किट से करंट फ्लो होता है तो उसकी वैल्यूएशन वो वहां पे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये सब आपके करंट सेंसर्स हैं। कई बार कई स्टूडेंट से मेरे को क्वेश्चन मिलता है, सर कौन सा सेंसर खराब है, ये कैसे पता चलेगा। अगर हम चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें देखो कौन कौन से सेंसर्स हमें यहाँ देखने पड़ेंगे जो इनपुट दे रहे हैं इस सेक्शन को। सबसे पहले 19 वोल्ट के ये दोनों, एक वोल्टेज का सेंसर है, एक आपका एम्पियर का सेंसर है, ठीक है। दूसरा, अभी हम फिर नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे आगे हमारा G3 हॉट जाना चाहिए, चलो ये ठीक है, रीसेट हो गया, यहाँ पे हमें कोई सेंसर नहीं है तो हम इसको छोड़ दिया हमने। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा वोल्ट इन के लिए हमारा एम्पियर सेशन, और ये वोल्टेज दोनों का एम्पिरेशन यहाँ पे चेक हो रहा है, एम्पिरेशन और वोल्टेज सेंस की जा रही है, ठीक है। दूसरा, जब हमारी आउटपुट निकलती है, ठीक है, आउटपुट के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये एम्पियर चेक किया जा रहा है, यहाँ पे इसमें वोल्टेज सेंस ये यहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है। ये लेकिन आपका किस पे, फ्यूज के बाद में चेक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे हमारी वोल्टेज चेक नहीं हो रही है जनरली इस लाइन के अंदर। फ्यूज से पहले अगर मैं देखता हूँ तो ये एम्पिरेशन ही चेक हो रहा है सिर्फ, कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट निकलेगा चार्जिंग के लिए वो हमारा उस किस एम्पियर पे निकलेगा, और वो देखिए ये चार्जिंग के आउटपुट से और बैटरी के लिए उसके बीच में लगा हुआ, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका एम्पिरेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इस सर्किट को भी कई बार क्या होता है कि ये मॉइस्चर होता है या इस पे रस्टिंग होती है, मैक्सिमम तो मैंने मॉइस्चर ही देखा। तो मैं आपको मॉइस्चर के बारे में बताऊं को फॉल्ट जो बहुत कम हार्डवेयर का फॉल्ट निकलता है, बकायदा ये कि वो कहीं जल गया हो, ठीक है। तो ये एम्पिरेशन लेवल है। अगर हमें इसको देखना है कि कौन सा सेंसर है, चलो इसको ही सर्च कर लेते हैं, 7050 पेस्ट, कहाँ पर है हमारा, ये हमारी रेजिस्टेंस, ये हमारी एम्पिरेशन का ड्रॉप डाउन चेक कर रही है कहाँ पर, ये देखिए ये हमारी आउटपुट निकली, यहाँ से आउटपुट गई आपकी बैटरी के लिए, तो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये हमारा इनपुट कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है हमारा करंट सेंसिंग, एम्पिरेशन का करंट सेंसिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होता है, जो भी आपकी वोल्टेज क्रॉस इस रेजिस्टेंस से क्रॉस ड्रॉप डाउन होती है उसके हिसाब से आपका ये इनपुट कंपरेटर इनपुट है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव वोल्टेज, यानी जो इनपुट है, देखिए जो किसी भी रेजिस्टेंस का जो इनपुट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब वो क्रॉस कर लेता है उस रेजिस्टेंस को तो वहां पे कुछ एक वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है, यानी कि वो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इस पे P और N लिखा हुआ है, और दूसरा R लिखा हुआ है। हम बोल सकते हैं R क्या है, रेजिस्टेंस से पहले का दोनों में, और रेजिस्टेंस के बाद ये R खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए R गायब हो गया, यानी कि ये सिंपल और फंडामेंटल थ्योरी है कि उन्होंने किस किस तरीके से सिग्नल्स को डिफाइन किया गया। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, जनरली ये सिमिलर ही होते हैं, तो आप यहाँ पर देख के आप इसको याद कर सकते हैं कि क्या पैटर्न है। ये चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड सिग्नल है, ये करंट सेंस आउटपुट है, ठीक है, रेजिस्टेंस से पहले का सिग्नल है, और पॉजिटिव स्टेट है, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, या किस तरीके से भी अगर आपको समझना है तो वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो जनरली यही सिग्नल आपको हर एक पैटर्न में रिवाइज होते रहते हैं, यानी कि आपको एक बार देखना है उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली आपको चलती रहती है, ठीक है। तो ये हम रजिस्टिविटी देख रहे थे, तो ये हमारा ये सेंसर, ये वाला सेंसर वहां पे वो लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारी एम्पिरेशन सेंसर को काम कर रहा है बैटरी से आइडेंटिफाई करने। अगर करंट सही नहीं है तो वो क्या करेगा, बी गेट को ही ऑन नहीं करेगा चार्जिंग के लिए, ठीक है ना। अगर करंट इतना नहीं है कि चार्ज भी कर दे और सिस्टम को चला भी दे, ठीक है, अगर दोनों के हिसाब से नहीं है तो वो नहीं। अगर कई बार क्या होता है कि बैटरी इंडिकेशन होता है, कि कई मॉडल्स ऐसे हैं एप्पल के अंदर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि विदाउट बैटरी अभी ऑन ही नहीं होते हैं, और उनको दोनों की कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि बैटरी लो लेवल अगर आपका अनेबल है तो वो सिस्टम ऑन नहीं होगा, तो आपको बैटरी पुल करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, पुश करनी पड़ेगी अंदर, तो उससे क्या होगा फिर, तभी वो आपका पूरा आर्किटेक्चर एक्टिव में आता है और फिर वो रन करता है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है मैक्सिमम केसेस में विदाउट बैटरी आपके लैपटॉप का मदरबोर्ड जो है वो अनेबल हो जाता है, ऑन हो जाता है। जो ऑन हो जाते हैं वो ऑटोमेटिक ऑन होंगे, उसको ऑन करने की जरूरत नहीं होती है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो वो हमारा टेस्टिंग पॉइंट हो गया। चलिए
तो ये अभी एक बार वोल्टेज को भी देख लेते हैं कि वोल्टेज उन्होंने किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा एक वो है सिंबल। एम्पिरेशन तो इस तरीके से रेजिस्टेंस के थ्रू ही लगा होगा। ये वाला भी आप समझ गए होंगे जो हमारा एडाप्टर से होता है, करंट लिमिट रेजिस्टेंस जो होती है स्टार्टिंग वाली, CPIN, CPIP, जो CSIP जो हमारा एडाप्टर साइड का होता है, ये वो वाला एम्पिरेशन है जो कि यहाँ पे चेक हो रहा है। इस तरीके से और भी है, ये सब सेंसिंग है। तो अभी एक बार वोल्टेज वाला भी देखते हैं कि वोल्टेज वाला हमारा किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे हमारा ये रेगुलेटर लगा हुआ है वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हमारा यहाँ पे डिवाइड करके वोल्टेज को सेंस कर रहे हैं। ये भी बहुत बार खराब निकला है। ये जनरली मेरे को, मैं बताऊं आपको, 1 to 7 8 मदरबोर्ड्स में प्रोसेसर के हीट सिंक के साइड में ये ट्रांजिस्टर लगा होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि वहाँ पे हीटिंग बन रही होती है, तो वो एक मॉइस्चराइज्ड एनवायरनमेंट बनने की वजह से ये मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में आपका खराब हो जाता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम देखिए, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डुअल मॉसफेट तो है, ठीक है ना, डुअल मॉसफेट आर्किटेक्चर तो है, लेकिन इसमें एक पी चैनल और एक एन चैनल मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। ये चार्जिंग, ये क्या है आपका, ये यहाँ से आपका नेबल पॉइंट आ रहा है इसके लिए, और यहाँ से आपका DC इन सेंस कर रहा है ये, ठीक है, गेट पे। तो ये आपका यहाँ पे जैसे ही आपका ये एक्टिव होता है तो यहाँ से आपकी वोल्टेज जो है वो ड्राइव होती है इस तरीके से, और ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है आपका, ठीक है। ये ग्राउंड है नीचे सिग्नल को, ये ग्राउंड सिग्नल है। तो यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, और ये सिग्नल जो है DC इन का आपका वोल्टेज सेंस कर रहा है। अब ये देखिए, ये वोल्टेज, देखिए वोल्टेज सेंसिंग के साथ में हमारा सीधा और स्टेट कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हम जनरली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो वो ऐसा क्योंकि एनालॉग जो होता है ना, वो क्या करता है कि वोल्टेज की वेरिएशंस को पकड़ के उसको डिजिटलाइज कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारा, हम पॉट यूज करते हैं जनरली, पोटेंशियल जो हमारा रजिस्टिविटी, यानी हम कहते हैं ट्यूनर, जैसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम जैसा टाइप का जो हमारा रजिस्टर होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वोल्टेज वेरिएशंस करते हैं। तो वही वेरिएशंस क्या करता है कि एक वो उस वेरिएशन के आधार पे आगे डिजिटली कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो वोल्टेज जो आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो ये वोल्टेज आउटपुट हमारा कैसे निकल रहा है कि जो यहाँ से आउटपुट निकलेगा वो एक वोल्टेज लेवल निकलेगा, और उस वोल्टेज के हिसाब से ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेंस है, ये निकला हमारा वोल्टेज। तो ये वोल्टेज हमारी यहाँ पर आई है, क्या है, ये हमारा SMC का DC इन वी सेंस है। DC इन यानी हमारी जो मेन सप्लाई जो थी उसका DC इन है, SMC में जा रहा है। तो SMC में ये क्या मिल गया आपका, ADC3 यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 3, ये है आपका उसका इनपुट है। तो ये इनपुट हमारा कहाँ जा रहा होगा, SMC में ही जा रहा होगा सीधा। तो SMC के अंदर ये हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, इसके अंदर जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आपके क्या है, एनालॉग इनपुट्स, सारे एनालॉग इनपुट्स हैं, ये इतने इनपुट्स हैं, इनके लिए आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये जा रहा है। तो किसी भी सप्लाई को आप ट्रेस कर रहे हो, पहले तो सबसे पहले वो ब्लॉक डायग्राम जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाया, उसके अंदर आप ये देखना कि उस लाइन के अंदर आपको कोई इस तरीके का वोल्टेज सेंसर या आपका एम्पियर सेंसर तो नहीं लगा हुआ। तो आपको उसको चेक करना है, जनरली वो ब्रेकआउट हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ मॉइस्चर की, ठीक है ना, नॉर्मली और फिजिकली, और वो आप देख सकते हो, मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसी तरीके से, अगर मैं इस एनालॉग को देखूं कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ADC3 हमारा कहाँ से आ रहा है, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। ये भी आपका सेक्शन से ही आ रहा होगा किसी से, ADC SMC है। एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इस पर, ठीक है। SMC का ये हमारा आया, और ओह पीछे गया, हाँ ये रहा, यही तो है ADC, ये 3 आया। ये 3 किस पे आ रहा है, DC इन पे आ रहा है। DC इन विसेंसी तो था हमारा DC पे। अभी मान लीजिए मैं 4 को देखता हूँ, ये आई सेंस के लिए आ रहा है, ठीक है, DC इन SMC आई सेंस। चलो ये आई सेंस हमारा कहाँ से आ रहा है, ये देखिए आई सेंस भी, ये क्या है, करंट तो वेरिएशन है। तो ये आई सेंस कैसे आ रहा है, ये भी चार्जिंग से आ रहा है। अभी ये कैसे काम करता है ये भी बताते हैं आपको। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम जो है वो वेरी करता है इन सब चीज़ों से, वो ऑन नहीं होगा अगर कम करंट होगा, ज़्यादा करंट कम हो गया तो। और यानी कि करंट यानी कि कोई फ्लो नहीं है,
करंट है कि वोल्टेज के अगेंस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो ले सकता है, यानी उसका लोड उठा सकता है, यानी फ्लो ऑफ एम्पियर है। ये देखिए ये आया यहाँ से और ये वेरी गुड, तो चार्जिंग से ही आ रहा है। ए मॉनिटर यानी कि चार्जिंग का ए मॉनिटर यानी कि एडाप्टर का करंट मॉनिटर हो रहा है ये, ठीक है। ए मॉनिटर वो है चार्जिंग का, ए मतलब एडाप्टर बोल सकते हैं इसको, कॉपी। ये मैं डिजिटल कन्वर्टर्स को, ये बहुत बार ये फॉल्टी निकलते हैं, रेजिस्टेंस ड्राई होती हैं तो वो सिस्टम ऑन नहीं होता है या काम नहीं करता है। ये देखिए ये 9 नंबर पिन से आपका रहा है। अभी ये देखो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, कई लोगों को ये समझ नहीं है। 2-3 बंदों ने मैसेज, सर ये 20 वोल्ट ऑब्लिक वोल्ट क्या है, ठीक है, और 36 वोल्ट ऑब्लिक वोल्ट क्या है, यानी 20 वोल्ट पर वोल्ट आउटपुट होती है इसकी, ठीक है। यानी कि अगर जो, देखिए ये चार्जिंग आईसी हमने शुरू ही करना है तो एक बार ये बता ही देता हूँ आपको। तो ये क्या, ए मतलब है हमारा एडाप्टर, बी मतलब है हमारा बैटरी, ठीक है। ए मॉनिटर जो है ये आपके बैटरी एडाप्टर को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। बी जो है वो आपकी बैटरी को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन क्या क्या मॉनिटर कर रहा है, ये मॉनिटर कर रहा है जो अभी हमने करंट लगाया, ये जो हमने अभी बात करी इसकी, ठीक है। ये सेक्शन क्या है, करंट एम्पियर सेक्शन था, एम्पियर मीटर की तरह काम कर रहा है, एम्प मीटर की तरह। तो वो क्या कर रहा है कि करंट को सेंस कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है, ठीक है, पॉजिटिव पे क्या है, मान लीजिए 19.5 है, ठीक है, और नेगेटिव पे जाने के बाद में वो रह जाती है, बहुत कम रिड्यूस होती है। लेकिन मैं एक विजिबल एग्जांपल ले रहा हूँ कि जो अंतर आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत माइनॉरिटी में होता है। 3 डिजिट तक अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमें वो फर्क नजर आएगा, ठीक है। ये 19.5 है और क्रॉस करने के बाद में ये आपकी वोल्टेज रह जाती है 19.4। कितना हुआ, मतलब यानी कि 100 मिली वोल्ट्स का डिफरेंस आ गया दोनों में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये कैलकुलेट किया जाएगा आपके इस इनपुट से, ठीक है। और ये इनपुट क्या है, ये बैटरी का इनपुट है। देखिए ये बैटरी साइड का इनपुट है जो कि बैटरी के लिए आपका ड्राइव हो रहा है, और एडाप्टर साइड का इनपुट, एडाप्टर साइड का इनपुट ये है आपका CSIP और CSIN। ये कहाँ से कैलकुलेटर, सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। हाँ तो ये यहाँ पे तो अच्छा वो हमने गलत बोल दिया, ये यहाँ पे 18.19.5 यहाँ पर आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे तो हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलने वाली है नॉर्मली, नहीं तो आपको 8 वोल्ट आउटपुट मिलेगी इसमें। इसमें कितना है, 8.4 वोल्ट आउटपुट है। देखिए लाइन के ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पे अपने पास, ये नहीं है, ये हमारी आउटपुट है। तो जनरली आपको ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन मिल जाएगी, मैक्सिमम केसेस में लिखी होती है। देखिए नेक मतलब कि आपका जो गर्दन है उसकी 0.2 वोल्ट का है, और उसकी विड्थ जो चौड़ाई है, यानी कि जो आपकी लेयर है उसकी चौड़ाई जो है 0.6 mm है। इसके ऊपर इस विड्थ, इस पीसीबी के ऊपर जो डिजाइन है उसका एल्युमिनियम का या वायरिंग का जो उसका ये साइज दिया हुआ है, उसके ऊपर 8.4 वोल्ट आपके यहाँ पे जा रही है। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे बैटरी के इसकी सेंसर की, तो यहाँ पे 8.4 वोल्ट आएगी और क्रॉस करके 8.3 हो जाएगी, ठीक है। तो 100 मिली वोल्ट हुआ। और यहाँ पे सेम हम प्रोसेस हम यहाँ पे लगाते हैं कि यहाँ पे कितना हुआ हमारा 18 पॉइंट कितना आ रहा है, 18.5 आ रहा है, ठीक है। तो 18.5 हमारा इनपुट हुआ पॉजिटिव साइड में, ठीक है। रेजिस्टेंस से पहले है तो ये आर लग गया है, रेजिस्टेंस के बाद है तो फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, सिग्नल वही है, ठीक है। वोल्टेज वही क्रॉस होगी, 10 ओम की वोल्टेज का और डिफरेंस आ जाएगा, तो 10 ओम की रेजिस्टेंस से और वोल्टेज ड्रॉप डाउन होनी है, ठीक है। तो ये क्या हमारा पॉजिटिव इनपुट और ये नेगेटिव, 18.5 और 18.4, यानी 100 मिली वोल्ट क्या हुआ हमारा, वोल्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो 100 मिली वोल्ट जो हमारा अक्रॉस पी टू एन रिड्यूस हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत केसेस में आपका फॉल्ट निकलता है कि जो रिड्यूस होगा पॉजिटिव से नेगेटिव से, उसका 20 टाइम्स आउटपुट आपको 9 वोल्ट 9 नंबर पिन पे मिलेगा, और बैटरी के लिए 36 टाइम्स मिलेगा। यानी कि जो हमारी पर वोल्ट जो वेरिएशन आ रही है यहाँ पे, 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट अगर क्रॉस करवाते हैं हम, तो उसमें आपका 20 टाइम्स उसका वेरिएशन मिलेगा। तो यानी जितना भी हम वोल्ट हम यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं इससे, सेंस से जो हमारा क्रॉस हो रहा है, उसका 20 वोल्ट पर वोल्ट के हिसाब से आपका आउटपुट निकलेगा, यानी कि वो ऑलरेडी 20 टाइम्स होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम 36 वोल्ट पर वोल्ट लिखा हुआ है, तो जब भी हमारा 8 वोल्ट आ रहा है तो वो पर वोल्ट के हिसाब से 36 वोल्ट वेरिएशन होना है, तो वो 36 टाइम्स उसका आउटपुट यहाँ पे निकलेगा। यानी कि अगर आपने गलती से यहाँ पे 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी,
या किसी ने 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, तो वहां पे क्या इनपुट हो गया, वेरिएशन क्या हो गया, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट आपका वेरिएशन हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 8 वोल्ट दे रहे हो और 1 किलो ओम लगा दिया, तो अक्रॉस होके कितना 7.5 रह गया या 7 वोल्ट रह गया, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का 36 वोल्ट आपको आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, बैटरी साइड से। और एडाप्टर पे अगर आपने गलती से, तो इसीलिए ये बहुत माइंड, देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए कितनी है, 0.020, इसलिए वो वेरिएशन बहुत लो रखी जाती है ताकि आपका यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट नहीं हो। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंस करना है, ठीक है, मॉनिटरिंग करनी है कि कितना इंपिरेशन आपका यहाँ पे आपका सेंसिंग कितना आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक मिनिमम वोल्टेज पे हम सेंस करेंगे ना, उसको मैक्सिमम वोल्टेज पे हम क्यों सेंस करेंगे, ठीक है। जो भी हमें ड्रॉप डाउन रखना है वो रखेंगे हम उस पर, ठीक है। तो ये रजिस्टिविटी के हिसाब से जो बहुत मिली वोल्ट्स में आपका ड्रॉप डाउन आता है, तो वो जो अक्रॉस, इसमें आपका अक्रॉस जो भी आपका ड्रॉप डाउन होता है, उसका 20 टाइम्स आउटपुट आपको 9 नंबर पिन पे मिलेगा पहली बार। अगर बैटरी से अगर आपका इनपुट है, यानी कि मान लीजिए अडेप्टर निकाल दिया मैंने, तो ठीक है, तो अभी एडाप्टर निकाल देंगे तो क्या बैटरी से वोल्टेज आएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी वोल्ट मिल रही है बैटरी चार्जिंग के लिए, 8 वोल्ट मिल रही है, या तो बैटरी से आएगी नहीं तो इधर से आएगी। तो बैटरी से आने से क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव रिवर्स हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे आपका मान लीजिए अडेप्टर मैंने निकाल दिया, तो क्या होगा, बैटरी से इनपुट आएगा, अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव जो है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगी, और पॉजिटिव जो है उस पर नेगेटिव वोल्टेज हो जाएगी। यानी अक्रॉस पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे 8.4 थी, यहाँ पे 8.3 अक्रॉस पे होती थी, लेकिन बैटरी से अगर 8 वोल्ट आएगी तो क्या होगा, 8.4 नेगेटिव पार्ट पे होगी और पॉजिटिव पे कितनी होगी, उससे रिड्यूस हो जाएगी, फिर सिस्टम के अंदर 8 वोल्ट जा रही है। तो यानी कि ये स्विच जो है ये रिवर्स हो गया, नेगेटिव वोल्टेज हो गई। तो अभी यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए, ठीक है। कंपैरेटर या तो वर्क नहीं करेगा, वो क्या हो गया आपका फॉल्टी हो गया, या वो रिवर्स हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंडीशन हमारी ट्रू थी अभी वो फॉल्स हो गई। कंपैरेटर में क्या होता है, जनरली ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है, जैसे हम 393 की बात करें, LM39, एक प्लस सिग्नल लिखा होता है और एक माइनस पॉइंट लिखा होता है जिसमें माइनस लिखा होता है, यानी कि प्लस पे प्लस वोल्टेज होनी चाहिए माइनस से, या हम बोले कि माइनस पे माइनस वोल्टेज होनी चाहिए प्लस पे, दोनों का मतलब एक ही है। अगर ये कंडीशन सही है तो ये ट्रू है, यानी कि जो हमें आउटपुट मिलेगा, अभी हमें आउटपुट मिलेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होनी चाहिए एन के मुकाबले, यानी कि एन पे नेगेटिव कम वोल्टेज है और पॉजिटिव पे ज्यादा वोल्टेज है, तो हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कि हम करंट मॉनिटर कर रहे हैं, नहीं तो हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। हम यहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं कर रहे फिर अगर बैटरी से चल रहा है तो, ठीक है। कई बार केसेस में यही होता है, अडेप्टर से लगाते हो आपका सिस्टम चलता नहीं, लेकिन बैटरी से मस्त चल रहा होता है। तो कंडीशन क्या होती है कि करंट जो सेंसिंग है और वोल्टेज जो सेंसिंग है वो कहाँ से हो रहा है, हमारा एडाप्टर से हो रहा है। तो एडाप्टर जो क्या है कि उस पे एक फॉल्ट दे रहा है उसको, लेकिन जब क्या होता है हम बैटरी से रन करते हैं तो वहां पे कोई कंडीशनल ही नहीं, अनकंडीशनल है। तो उसमें क्या है, उसमें आपका करंट सेंसिंग मॉनिटर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए वो लोड के ऊपर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये दो हमारे आर्किटेक्चर हैं जिसमें हमारा इनपुट सेंस होता है, ठीक है, बैटरी साइड से और एडाप्टर साइड से, दोनों साइड से हमारा ये नेगेटिव एडाप्टर साइड से और उससे आपका करंट मॉनिटर। तो ए मॉन क्या है, ए मॉनिटरिंग है, एडाप्टर मॉनिटरिंग, और बी मॉनिटरिंग है आपकी जो आपकी बैटरी की मॉनिटरिंग है, ठीक है, कि बैटरी को चार्ज करना है कि हो कि नहीं रही है, किस लेवल पे चार्ज है, उस तरीके से, ठीक है। और लोड उठा पाएगा कि नहीं, या चार्ज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो आउटपुट है हमारा चार्जिंग का जो आउटपुट है वो हमारा बी मॉनिटरिंग है। तो चलिए यहाँ पे हम ये हमने देखा कि अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये सेंसर्स आपको आइडेंटिफाई हो सकते हैं अभी, ठीक है ना। इस तरीके की चीजों को आपको देखना है। देखिए एप्पल के अंदर मैंने मैक्सिमम देखा, अगर वो कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी डिफाइन होता है तो वो यूजुअली, वैसे तो सब आर्किटेक्चर के अंदर जो भी डिफाइन होता है उसका एक ना एक रीजन होता है, उसका कोई पर्पज होता है। लेकिन मैंने एक चीज देखा, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन है तो उसका पर्पज के साथ साथ में उसका एक रोल भी बड़ा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से आपका पूरे सिस्टम का सिस्टम रुक सकता है, ऑन होने से रुक सकता है, डिस्प्ले नहीं आएगा आपका, वोल्टेज नहीं रेगुलेशन होगी, या आप फॉल्ट ढूंढते रहोगे कहाँ पे फॉल्ट है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अडेप्टर साइड से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे रेगुलेट होता है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास देखो एक छोटा सा, एक बहुत बढ़िया, हमने जनरली आर्किटेक्चर क्या देखा कि,
इसको देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है। तो आपको देखिए ये फर्स्ट मॉसफेट है, ये सेकंड मॉसफेट है, सेम आर्किटेक्चर जैसा हम पीसी के अंदर फ्लो करते हैं, सेम आर्किटेक्चर है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले भी देखते हैं कि ये हमारा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये हमारा ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, डीसी कनेक्टर से, और इसका चार्जिंग हमारा डीसी ऑन से बन गया। ठीक है, और इसको हमने देखा ये आइसोलेशन अलग है। ये देखो, ये नहीं, ये देखो, ये भी बताऊंगा। दूसरे वाला भी हमारा इनपुट है, वो यही वाला इनपुट है। तो ये पेस्ट किया हमने, इनपुट हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ से हमें ड्राइव हो रहा है। तो ये डायरेक्ट हमारा कहाँ से ड्राइव हो रहा है, एडाप्टर से। एडाप्टर का ये हमारा इनपुट है। देखिए यहाँ पे दो इनपुट हमें मिल रहे थे। ये हमारा डीसी जैक है। डीसी जैक से आपका ये क्या है हमारा जो मेन इनपुट है 18.5 वोल्ट यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। तो जनरली आपका 14.5 भी होता है एयर के अंदर, काफ़ी एयर्स के अंदर 14 पॉइंट और 16.5 भी होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग वोल्टेज होती है, एम्पीरेशन के हिसाब से उसकी वोल्टेज डिफाइन होती है। ठीक है, दूसरा आपका ग्राउंड है, ये बीच में आपका वन वायर सर्किट है। वन वायर सर्किट को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ अभी चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो वन वायर सर्किट में भी देखेंगे हम, अगर टाइम मिलेगा लास्ट में एक बार स्टडी करेंगे उसको। तो ये हमारा क्या है, अडोप्टर इनपुट, यानी कि ये हमारा डायरेक्ट इनपुट जो है वो डायरेक्ट हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर आ रहा है फर्स्ट मॉसफेट पे। ठीक है, ये इनपुट है जो कि हमारा, अभी देखिए यहाँ पे ना सिग्नल्स की डेफिनेशंस हैं। ये हमारा पेज है कौन सा, 7 नंबर पेज है। इसके अंदर आपको उस वोल्टेज से रिलेटेड रेल्स बताइए। रेल्स मतलब लाइन्स हम बोल सकते हैं, जैसे हमारी पटरियों की लाइन होती है कि लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, मुरादाबाद, अहमदाबाद, गुजरात होती हुई कहाँ कहाँ जा रही है, लेकिन है तो वही लाइन। ठीक है, कहाँ कहाँ टच कर रही है वो हमारी रेल्स हैं। ठीक है, तो रेल्स में क्या है, देखिए जो सबसे पहली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल होती है G3 हॉट, ऑलवेज प्रेजेंट रेल। यानी कि जब भी आप एडाप्टर लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे, ये रेल्स आपको मिलनी चाहिए। अगर एडाप्टर साइड से तो एडाप्टर साइड वाली एडाप्टर पे मिलेगी। यानी जैसे देखिए एडाप्टर पे ही मैं जनरली हम टेस्टिंग करते हैं तो हम एडाप्टर की ही बात करेंगे। तो 18 पॉइंट डीसी इन जो वोल्टेज है वो बैटरी से नहीं मिलने वाली आपको ये कनेक्टर पॉइंट पे। ठीक है ना, तो फिर भी ये G3 उसमें आ रहा है। तो ये तो एक ये डेफिनेशन है कि बैटरी साइड से है कि एडाप्टर साइड से है। ठीक है ना, तो बैटरी साइड से और एडाप्टर, हम जनरली बात करेंगे यहाँ पे एडाप्टर के लिए। तो एडाप्टर से हमें ये जो सिग्नल है अप टू कहाँ, ये देखिए यहाँ पे से 5 वोल्ट रेल चालू हो गया जिसमें आपका एलडीओ आता है। ठीक है, 5 वोल्ट सस्पेंडेड आ रहा है, 5 वोल्ट S3 स्टेज के लिए आ रहा है, 5 वोल्ट आपका S0 स्टेज के लिए आ रहा है। पीपीएफ 5 वोल्ट यानी कि एक मेन कंट्रीब्यूशन वोल्टेज है जो मेन वोल्टेज 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका पीपीडीसी इन 5 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि मेन स्ट्रीम की वोल्टेज है 18 वोल्ट और 5 वोल्ट सेक्शन के लिए जा रही है, और उसके बाद S0 S5 S3 जो भी स्टेज होगी वो बताया होगा। अगर फिट लिखा है तो यानी कि वो मॉसफिट पे जा रही है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन फिट रेगुलेशन के लिए। तो ये क्या है, ये इस तरीके से आपके ना, देखिए सेक्शन, मेन वोल्टेज स्ट्रीम फिर किस सेक्शन में जा रही है, किस स्टेज से आपका रिलेटेड है, उस स्टेज के बारे में इस तरीके से ये डिफाइन होती है, पैरामीटर्स हैं इसके। तो उस तरीके से है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। अगर आपको नहीं भी याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए। ठीक, वैसे ही काम करती हैं जैसे आपके पीसी के अंदर काम कर रही हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, ये रेल्स जो हैं, ये 3G हॉट के लिए आपको ये रेल्स आपको देखनी है। यानी पीपी बस G3H, ये आपकी G3 में ये सब अनेबल रहेंगी, ये एक्टिवेट रहनी चाहिए, ये सिग्नल पे वोल्टेज होनी चाहिए जो कि आपकी पीपी बस G3 हॉट पे आ रही है। अभी पीपी बस G3 हॉट क्या है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है किसका, बैटरी का। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा दूसरा, ये वाली वोल्टेज आपकी एक्टिवेट रहनी चाहिए, यहाँ पे आपकी वोल्टेज होनी चाहिए पीपीवी इन है, यानी कि ये हमारी मेन स्ट्रीम वोल्टेज है। यहाँ पे 18 वोल्ट या 16.5 वोल्ट आपको मिलेगी। ठीक है, वी इन लिखा है 12.8 वोल्ट आपको यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये वोल्टेज है। तो ये सब आपको देखना है कि ये कौन सी मेन स्ट्रीम की वोल्टेज है। S5 में किसी स्टेज के लिए एक्टिवेशन के लिए ये जा रही है, S0 की स्टेज के लिए CPU करंट मॉनिटरिंग उसके लिए आपका ये जा रहा है। ठीक है, तो ये सब वोल्टेज पे ये सब सिग्नल्स पे आपकी वोल्टेज होनी चाहिए। अभी इन सिग्नल्स को हम ढूंढेंगे कैसे, वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो ये क्या है, हमारा आर्किटेक्चर है G3 का। तो ये सब वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या देख रहे थे, डीसी इन कनेक्टर। चलो। हेलो। हाँ सर। तो अ, ये हमारा डीसी इन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखना, यहाँ पे हमारी दो वोल्टेजेस हैं। देखिए एक मॉसफेट यहाँ पे भी हमारा लगाया हुआ है। ये मॉसफेट क्या है, आइसोलेशन के लिए, इसलिए ये आइसोलेट किया, यानी कि ये मेन स्ट्रीम की वोल्टेज को और एक और 18.5 वोल्टेज को आइसोलेट कर रहा है। इन दोनों वोल्टेजेस को अलग कर रहा है वोल्टेजेस सेम स्टेज की 18.5 है, एक दूसरे से आइसोलेट हो रही हैं। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में मेरे पास दो लैपटॉप ऐसे आए हैं जिसके अंदर ये फॉल्टी निकला है। और फॉल्ट क्या होता है, ये जीनर डायोड फॉल्टी होता है, ठीक है। चलो मेरे पास एक पिक्चर है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर लगा होता है। ये शायद इधर लगा होता है। चलो एक बार ना सिमेटिक में देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है इसका नंबर। अब देखिए हम पार्ट को कैसे सर्च करेंगे, कि हमें ये पर्टिकुलर पार्ट को हमें सर्च करना है, या मान लीजिए हमें ये मॉसफेट देखना है कि कहाँ पे लगा हुआ है, या ये रेजिस्टेंस देखनी है, ये देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको ये सॉफ्टवेयर है हमारा, ठीक है, नॉर्मली। तो सॉफ्टवेयर में क्या है कि हम अपने बोर्ड व्यू को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड व्यू को ओपन करेंगे तो हमारे पूरा फॉर्म फैक्टर ऐसा ही नजर आएगा जैसा कि हमें जनरली मदरबोर्ड्स के अंदर होता है, इस तरीके से। ये हमारा पूरा फॉर्म फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें है। तो सेम ही हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। तो हम इसके हिसाब से अपने मदरबोर्ड को पुट कर लेते हैं, यानी घुमा के रखना है, जिससे कि हमें सिमिलैरिटी फोकस नजर आए कि ऐसे रखा हुआ है, सिस्टम में भी ऐसे है तो हमें इसमें भी ऐसे है। और एक चीज और है, अगर आप माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है, माउस के लेफ्ट क्लिक को दो बार क्लिक करेंगे या एक बार क्लिक करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये जूम इन हो रहा है, शायद जूम इन बोलते हैं इसको, जूम इन हो रहा है। और लास्ट अगर राइट क्लिक करते तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हमारा नहीं, जूम इन अब ये हो रहा है, जूम इन, ठीक है ना। तो जूम आउट क्या होता है, ये छोटा हो रहा है। तो ये हमारा जूम आउट हो रहा है। तो राइट से हमारा जूम इन होता है और लेफ्ट से हमारा जूम आउट होता है, यानी कि बड़ा छोटा हम कर सकते हैं यहाँ से। और जिस पोर्शन पे आप क्लिक करके करेंगे वो पोर्शन आपके साथ हाईलाइट हो। मान लीजिए मैं इस जगह पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया डबल बार, तो मेरे पास ये फोकस होकर एकदम से आगे आ गया। तो इस तरीके से मैं माउस से यूज करता हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है ये आपका वोल्टेजेस, ये आपका वेरिएबल्स हैं। जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं सब आपके हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आपने देखना कौन सा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको बड़ा करके कौन कौन सी, जनरली हम सर्च करते हैं तो एक ही नजर आती है। तो ये वी पॉइंट क्या है, ये आपके सारे वेरिएबल्स जो हैं वो आपके ना ऑन कर देता है, ठीक है। तो इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे देखना है कि इस आईसी के पास पास कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, या मुझे इसी आईसी का पता करना है ये कौन सी आईसी, तो मैं वी को अनेबल करूंगा। U7600 है, ये रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई है, ठीक है। ये सब, ये कैपेसिटर लगा है, ये रेजिस्टेंस लगी है, ये। तो इस तरीके से मैं मदरबोर्ड के ऊपर भी आपका फोकस कर सकता हूँ। यानी कि एक बार देखते हैं इसको कि कहाँ पर है ये। अच्छा ये उल्टा रखा हुआ, अपन ने तो उल्टा लगा रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको घुमाना कैसे है, देखिए ये एरो बना हुआ है, इसको एक बार दबाएंगे ये एरर दे रहा है। जनरली हम दोबारा प्रेस करते हैं तो ये आपका ऑन हो जाता है, टर्न हो गया, यानी कि आप क्लॉकवाइज इसको टर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने अपने हिसाब से इस तरीके से इसको रख लिया है। अभी हम, ये भी ऐसे ही है ना, हाँ ये भी ऐसे ही है, चलो बढ़िया है, ठीक है। तो अभी हम मान लीजिए हम जैसे कि बड़ा इसको जूम इन करते हैं, जूम इन हो गया और हमने वेरिएबल्स ऑन किए। ये क्या है हमारा U7190। चलो, तो अभी हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे हमारा U1970 कहाँ है। तो हम फोकस करते हैं, ये है हमारा, ये देखिए ये दो, ये आपकी रैम लगी हुई है, ये आपकी कैमरा की आईसी है। तो इसके साइड में आपका यहाँ पर है, तो चलो देखते हैं। ये आपकी रैम है, कैमरा की रैम, और ये सब हो गए। इसके साइड में आपका इस तरफ कहीं लगा हुआ है। तो ये हमारी थोड़ा क्लियर नहीं है फोटो,
देखता हूँ कोई और है क्या। ये सब प्रोसेसर साइड की हैं, ये प्रोसेसर साइड का देख लेते हैं। इसमें आईसी नहीं है कहीं पे। चलो ये मॉस्फेट देखते हैं, ये वाला मॉस्फेट अपने को सर्च करना है मान लीजिए। ठीक है, तो टॉप वाले देख, इससे क्या होता है, इससे तो आपका साइड में सरक रहा है, इधर सरक रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। टॉप और बॉटम अगर आपको स्विच करना है आपस में, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये बोर्ड जो है व्यू एंगल में ही चेंज होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वर्टिकली स्क्रीन ऑफ हो जाता है, तो इसको थोड़ा छोटा करके अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने बॉटम साइड अभी देखनी है, तो ये बॉटम साइड गायब होगी, कहाँ चला गया, तो क्या करना है, अपन इसको छोटा कर लेंगे, जूम आउट करेंगे, तो ये बोर्ड आपकी व्यू एंगल में आएगा, तो इस पर क्लिक करके आप अप कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से लोगों को दिक्कत आती है इस चीज़ में। होम दबाएंगे तो वो होम पैटर्न पे चला जाएगा, तो उसके लिए अपने को नहीं देखना है, कोई सेटिंग इसके नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा। तो दूसरा क्या है हमारा कंपोनेंट, मान लीजिए ये इसमें कुछ हमें गड़बड़ लग रही है, तो हमें ये देखना है कि ये कंपोनेंट कौन सा है, कैसे ड्राइव कर रहा है। तो हमने देखा बॉटम वाली साइड, प्रोसेसर वाली साइड, चलो, तो हम कौन सा देख रहे थे, मॉस्फेट। प्रोसेसर इस तरफ है, तो हम इस तरफ है हमारा प्रोसेसर, ये हमारा हार्ड डिस्क का कनेक्टर है, ठीक है, ये वाईफाई का कनेक्टर है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के कनेक्टर के साथ में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, और उसके बाद में ये मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो, ये हमारा वाईफाई का कनेक्टर, ये दो मॉसफेट लगे हुए हैं, उसके साथ में एक मॉसफेट लगा हुआ है, ये नहीं, ये तो नहीं है, ये दूसरा बोर्ड है क्या, एक मिनट रुको, मुझे बोर्ड दूसरा खोलना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है मैंने दूसरा बोर्ड खोला हुआ है। बॉटम ये, हाँ ये है, ये वाला बोर्ड है, बोर्ड व्यू ये है उसका, वो दूसरे का बोर्ड व्यू था, वो मेरे ख्याल से 3437 का था। ठीक है, तो ये क्या हमारा वाईफाई, उसके साथ में दो हमारे ये लगे हुए हैं कैपेसिटर। अभी देखो, अभी हमें ये पता करना है कि ये कैपेसिटर है कि नहीं है, तो इसका जो पॉइंट दिए हुए हैं आपका, ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, बड़ा करता हूँ इसको थोड़ा और। देखिए यहाँ पे कॉइल भी आपको वैसी सिमिलर नजर आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉइल हमारी, ये वैसी कॉइल नजर अभी वैसी ही आ रही है, और कैपेसिटर भी हमें सेम नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये मतलब डिज़ाइन इस तरीके का है उनका डिफाइन करने का। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा कॉइल। अभी ये कैसे पता चल रहा है, तो आप ध्यान देंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये क्लिक किया तो नीचे है ना, इसका ये इंफॉर्मेशन पार्ट आते हैं सारे, ठीक है। तो एक होता है पार्ट नंबर, यानी कि ये C7030 है, ये कैपेसिटर है जिसका नंबर है C7030। मन नहीं पता, फिर भी C070 क्या है, तो सिमेटिक को ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है C7030, यही है, हाँ ये कैपेसिटर ये वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पता चल गया हमें कि ये कैपेसिटर है 33 माइक्रोफैरड का, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर की हमें लोकेशन पता चल गई। अभी हमें जो पता करना था कि वो मॉसफेट कौन सा है, चलो। और दूसरा, जो मैंने इसको क्लिक किया, ये पिन नंबर 1 है। अगर मैं मॉसफेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पिन नंबर 3 है, मॉसफेट है Q7030, पिन नंबर 3 है, और जो वो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से। वो सिग्नल जो है, नेट जो है उसका, वो ग्राउंड है, ठीक है ना। और प्रोब नंबर 53 है। ये प्रोब बहुत काम की चीज है, अगर आपको देखना है कि ये कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है और ओपन है कि शॉर्ट है कैसा है, तो ये आप है ना, इसको प्रोब नंबर से आप देख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नीचे जो आप क्लिक करते हो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और उसी बेसिस पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं। यानी फाइल ओपन करना है हमें, बोर्ड व्यू तो हम ओपन करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में ओपन और शॉर्ट अपने को देखना है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर से ही होते हैं, इनमें कोई वो नहीं है। तो आप शॉर्ट देख सकते हो, इनपुट योर प्रोब्स, ठीक है ना, प्रोब्स आप बता सकते हो इसमें, और ओपन पॉइंट्स आप देख सकते हो, यानी कि कहाँ कहाँ से ओपन टेस्टिंग पॉइंट हैं, उनके अगर कुछ हैं तो मिल जाएंगे आपको, कहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्टिंग पॉइंट यानी कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है, यानी मान लीजिए मैं ये 53 ही डालता हूँ, प्रोब नंबर 53 डाल दिया मैंने, तो वो मुझे यहीं पे इंडिकेशन करेगा, ठीक है। तो अभी ये प्रोब नंबर 53 इन इन जगहों पर है। क्या था प्रोब नंबर 53, ग्राउंड। तो ग्राउंड की उसने सारी डेफिनेशन मुझे दे दी कि ग्राउंड कहाँ कहाँ है एक्चुअल में। तो इन सब जगहों पर ग्राउंड है, जो भी हमें व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं ये सब ग्राउंड है। क्यों, हमने ग्राउंड को यूज किया है, ग्राउंड के लिए हमने प्रोब मांगी है, ठीक है। तो अभी दूसरी जगह हम देखते हैं,
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस 2 पे, ये भी ग्राउंड है। नेट जो हम ढूंढ रहे हैं, प्रोब नंबर 53 ही है नेट ग्राउंड के लिए। यानी आप नेट में आप प्रॉपर सिग्नल भी ढूंढ सकते हो और प्रोब भी ढूंढ सकते हो, तो दोनों में लगभग सिमिलरिटी ही रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कुछ और ढूंढते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आ गया ग्राउंड में। मान लीजिए इस पे मैंने क्लिक किया, ये क्या, हाँ ये हमारा पीपी बस, ये नहीं, अपन इसमें ही देखते हैं सिमेटिक में। सिमेटिक में हमें क्या देखना था, जो हम गड़बड़ हो गई है, तो हमें देखना था ये वाला सिग्नल कहाँ से आ रहा है। ओहो, कॉपी पेस्ट, अभी चार्जिंग हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम फ्लो पे ही हैं। ठीक है, हाँ ये सिग्नल आपका कनेक्टेड है इस सिग्नल से, तो ये सिग्नल और ये सिग्नल एक ही है, यानी ये डेफिनेशन दे रहा है कि ये वाला सिग्नल इज इक्वल टू दिस सिग्नल, यानी दोनों जो हैं एक ही जगह पर हैं। तो ये जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ये बताया हुआ है कि मेन स्ट्रीम कौन सी है उसकी एक्चुअल में, और वो सिग्नल किस मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है। तो ये नहीं मिलेगा तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन इनपुट हो गया। तो मेन इनपुट में हम देखते हैं Q6910। चलो, तो अभी हमें क्या ढूंढना है, कंपोनेंट। देखो नेट है ये, ग्राउंड सिग्नल, कुछ भी किसी भी तरीके का सिग्नल अगर आपको ढूंढना है तो आपको नेट में ढूंढना पड़ेगा। और प्रोब वाइज अगर आप सर्च करना चाहते हो तो वो आप प्रोब वाइज ढूंढ सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कंपोनेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो कंपोनेंट के लिए आपका ये COMP है, कंपोनेंट 1 पेस्ट। ठीक है, अभी ओ ये तो हमारा सिग्नल है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, Q6910, Q6910। वेरी गुड, एंटर मारोगे तो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा। आप 3 कंपोनेंट एक साथ ढूंढ सकते हो, ये ध्यान रखना। तो हम एक ही ढूंढ रहे हैं, तो ये हमने ढूंढा। हमारा जो ये Q910 है वो यहाँ पर है, ये हमारा Q910 स्टार्टिंग वाला पहला Q910 ये है ना, Q910। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट मॉसफेट है Q9। ये भी मैंने कुछ दूसरा खोला क्या, अभी मुझे भी गड़बड़ लग रही है। किसमें देख रहे हैं हम, J13 में 3209। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ये हमारा यहाँ पर है, तो अभी इसको देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो जनरली ये क्या है, हमारी रैम साइड है, तो हमारे पास रैम साइड का तो ये वाला है, और रैम से इस तरफ लगा हुआ है, रैम से क्या ये भी मॉडल दूसरा है, 3439 है। चलो फिजिकली देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 6910 हुआ। तो ये अभी मान लीजिए मुझे वही देखना था कि ये कंपोनेंट हमें मिला। अभी इसकी पिन नंबर ये कौन सी है, ये है पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, ये जो PPDC इन G3 है, और ये क्या है, PCDC इन G3 IOSL। G3 कहाँ से आ गया इसमें, ये भी कुछ गड़बड़ है। Q910 हमने कौन सा खोला है, एक मिनट रुको, ओपन फाइल। एक बार हम इसका कंपोनेंट मिसिंग हो रहा है, तो हम ये ढूंढते हैं कि ये कहाँ है। ये कौन है, एक मिनट, इसको जरा स्टॉप करना पड़ेगा। ओहो, चलो, तो यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन में क्या हो रहा है हमारा, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग शायद नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये
इनपुट जो है हमारा यहाँ से आएगा एक आइसोलेशन वोल्टेज से, डीसी इन वाला, और ये हमारा मेन स्ट्रीम का वोल्टेज है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, ये दोनों मॉसफेट को स्विच करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दूसरे मदरबोर्ड पे देखते हैं, इसमें हमारे पास में ये दो सेपरेट मॉसफेट्स हैं, जिस तरीके से हम जनरली आजकल देखते हैं। दो अलग अलग मॉसफेट लगे हुए हैं, दोनों को ही उस तरीके से ही स्विच करवाया जा रहा है क्योंकि सेम आईसी है। ठीक है, सेम वही इन दोनों मॉसफेटों को हमने एक साथ कंबाइंड कर दिया, जिस तरीके से हम डुअल मॉसफेट देखते हैं। तो ये आपके मॉसफेट स्विच होंगे। तो इनको स्विच करने के लिए सबसे पहले आपकी डीसी इन वोल्टेज आई। ठीक है, उसके बाद में G3 हॉट आपकी आएगी यहाँ पे, और SM बस, और ये आपका जो है सिंक्रोनाइजेशन चालू होगा, इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और दूसरा आपका SMC रीसेट लो नहीं होना चाहिए, उस पर 3.3 वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 3.3 वोल्टेज यहाँ पर आती है, तो ये आपका रीसेट नहीं होगा, और आपकी SMC जो लेवल पे कमांडिंग और डेटा सिंक्रोनाइजेशन काम करने लगेगा, और बैटरी को कमांडिंग मिलेगी चार्जिंग की, फुल चार्ज हो गया तो कितना करना है, कितना नहीं करना है। दूसरा यहाँ पर एक आपको सिग्नल मिलता है FRQ, VFRQ। ये क्या है? ये वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी सेटिंग है। ठीक है, कि किस तरीके से, जैसे हम जनरली हम कह सकते हैं कि जैसे हम 51125 के अंदर टी ऑन पिन के साथ में करते हैं, सेम वैसा ही इसके साथ में होता है कि वोल्टेज किस फ्रीक्वेंसी से जनरेट होगा आउटपुट के लिए, जैसे आपका अपर गेट और लोअर गेट किस तरीके से आपकी स्विचिंग करेंगे। ठीक है, तो ये वोल्टेज स्विचिंग के लिए होता है जनरली। जैसे मान लीजिए अगर बैटरी लो है, एक बैटरी को चार्ज करने के लिए मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए आपका, 9 पॉइंट कुछ समथिंग आपकी चार्ज होनी चाहिए बैटरी, यहाँ इतना मिनिमम होता है, वो नॉर्मल उसमें फ्रीक्वेंसी में चार्ज करता है। अगर मान लीजिए 9 वोल्ट से नीचे है, देखिए एप्पल के अंदर बहुत से केसेस में ये देखने को मिलता है कि बैटरी है ना 1 वोल्ट दिखा रही है, या 2 वोल्ट दिखा रही है, 3 वोल्ट दिखा रही है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपकी बैटरी को चार्जिंग पे आप लगाते हो, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो या हाई है, इस पे डिपेंडेंसी करता है। ठीक है, तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पे 3 वोल्ट, ये एक एनालॉग सिग्नल है, तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी चेक नहीं करनी है आपको, वोल्टेज के हिसाब से ये डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है वो भी अभी दिखा देता हूं मैं कि कहाँ से आ रहा है ये। तो जनरली ये क्या है, जब आपकी मान लीजिए आपकी बैटरी में वोल्टेज नहीं है तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। ठीक है, चार्जिंग पे लगा दिया, कई तो बैटरी एडाप्टर से चार्जिंग पे ऑन होते हैं। ठीक है, लेकिन बैटरी को क्या करते हैं, चार्जिंग करने में टाइम लगाएंगे। अगर आप ऑफ स्टेट में रखते हो और आपका बैटरी आपने डिस्चार्ज और आपने ऑफ स्टेट में रखा हुआ है और आपने चार्जिंग लगा के छोड़ दिया, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाई मिलेगी। यानी कि अगर आपकी वोल्टेज पे इस पे 3 वोल्ट है, देखिए यहाँ पे 2 स्टेज होंगी, यहाँ तो इस पे वोल्टेज होगी, यहाँ इस पे वोल्टेज नहीं होगी। ठीक है, या तो ऑन होगा, लो होगा, या तो ये हाई होगा। ठीक है, अगर ये हाई स्टेज में है, ठीक है, तो हाई स्टेज में है तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएशन में चलेगी, यानी कम ज्यादा कम ज्यादा, एक बार को बंप मारती हुई चलेगी। यानी कि यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज है इसमें थोड़ा सा आपको वेरिएशन नजर आएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, वोल्टेज में हल्का सा वेरिएशन आपको नजर आता रहेगा, जिससे उसको क्या कि हाई फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज ज्यादा जनरेट करनी है, ताकि आपका बैटरी जो है वो आसानी से चार्ज हो सके। ठीक है, अगर बैटरी लो है तो आपका क्या होगा, बी गेट भी आपका ऑन होगा। ठीक है ना, जिससे कि आपकी वोल्टेज जो है बैटरी को कंडक्टिविटी कर सके, बैटरी में आपकी चार्जिंग जा सके। ठीक है, और अगर दूसरा अगर आपका लो है तो क्या होता है कि वी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज की अगर फ्रीक्वेंसी आपकी लो है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है फिक्स फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका सिस्टम ऑन हो चुका होगा। अभी ये कैसे डिफाइन होगा, तो इसके लिए एक बार इस पे चलते हैं। मैं ये इसका भी एक बार दिखाता हूँ, बड़ा ही इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आता है देखने में। ये है हमारा कॉपी वी फ्रीक्वेंसी पेस्ट, कहाँ से आ रहा है ये देखते हैं। ये देखिए, ये आ रहा है यहाँ से। जैसे ही आपका SLP3 सिग्नल आएगा, ठीक है, ये कहाँ से ड्राइव हो रहा है, 3.3 वोल्ट G3 से। ठीक है, तो ये वोल्टेज तो हमारी बन गई पहले से ही। ठीक है ना, चार्जिंग अनेबल होने से पहले हमारी ये वोल्टेज बनेगी। ठीक है, तो ये वोल्टेज बनती है तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे अगर आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, ऑफ स्टेट में है, ठीक है, तो क्या होगा, ये लो होगा। तो लो होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये स्विच नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी आपको 3 वोल्ट मिलेगी। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए,
आपकी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी लो होगी तो फिक्स फ्रीक्वेंसी आउटपुट करेगा, ठीक है ना, और वी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन रहेगा, यानी कि वो क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है ना, वेरिएशन रहेगा, यानी कि सिस्टम ऑन कर रहा है, सिस्टम ऑन या लो रहेगा, अभी लो है तो ऑफ स्टेट में क्या फिक्स फ्रीक्वेंसी पे चार्ज होगा, यानी कि बैटरी को आपको रेगुलरली चार्ज करना है। हाँ, ये ऐसे है, यानी कि लो रहने पर क्या है, लो यानी कि आपने बंद किया हुआ सिस्टम, एडाप्टर लगाया हुआ, G3 हॉट बना तो यहाँ पे वोल्टेज तो आपकी आई, ठीक है, यहाँ पे 3 वोल्ट आपको मिलेगी, लेकिन S3 SLP S3 है, ये कमांड कब निकलती है हमारी SLP S3, जो कि आपका जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं S3 स्टेज को डिसेबल करने के लिए, ठीक है, आपका S3 डिसेबल हो चुका है और अब आपका S0 स्टेट में सिस्टम जंप कर रहा है, तो उसके लिए ये सिग्नल आता है, ठीक है, तो ये जैसे ही आएगा तो क्या होगा, ये स्विच करके क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो हो गई, लो हो गई, यानी कि अगर आपका सिस्टम ऑन है तो फिक्स फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ठीक है, अगर आपका ऑफ है, ऑफ होने से क्या होगा, हाई हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये सिग्नल नहीं आएगा आपका, तो क्या होगा, ये शॉर्ट नहीं होगा, तो 3 वोल्ट यहाँ से आपको मिलता रहेगा, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, यानी कि अगर आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए वो बम्प अप मारता रहेगा, यानी कि आपकी जो वोल्टेज वेरिएशंस हैं वो फ्रीक्वेंसी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। तो ये क्या है हमारा, ये वी फ्रीक्वेंसी को अभी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ये जनरली इसमें मुझे कोई फॉल्ट ज्यादा मिला नहीं है, फिर भी एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सेल होता है, नॉर्मली सेल जैसे होता है कि अगर ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो 2 सेल के लिए होगा, अगर फ्लोट छोड़ देंगे जैसे यहाँ लिखा फ्लोटिंग पे रखा हुआ है तो 1 सेल के लिए, तो वो पर्टिकुलर सेल के लिए होता है, और सेल एक सेल मेरे ख्याल से आपका 4.5 या 3.0 आपका डिफाइन करता है, ठीक है, तो वो अलग अलग होता है, 3 सेल की बैटरी होती है तो 9.0 वोल्ट लगभग होती है और उससे ऊपर चार्ज होती है, ऐसा कुछ नॉर्मल चलता है इसमें। तो ये हमारा सेल का डेफिनेशन है, तो जनरली जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी होती है उसी को नॉर्मली अपने को चेक करना होता है, जैसे 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगी है तो वो अपने को चेक करना है, अगर नहीं लगी हुई है तो फिर ये फ्लोटिंग पे है तो 1 सेल के लिए जो वोल्टेज आपकी इनपुट होगी यहाँ पे या नहीं होगी, ओपन ड्रेन आउटपुट लो आउटपुट होगा, तो वो आपको यहाँ पे चेक करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन से कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरा हमारा पार्ट आता है कि ये दोनों मॉसफेट कैसे स्विच होते हैं। चलो, तो इसके लिए क्या है हमारा, पहले तो मेन वोल्टेज आपकी यहाँ पे आएगी, उसके बाद में आपका VDD आपका 5 वोल्ट आउटपुट जाएगा। अभी देखो यहाँ पर भी दो चीज़ें कन्फ्यूज़न है, इस 5 वोल्ट में भी बड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर मैं अभी देख रहा था कि मान लीजिए ये देखता हूँ, क्या होता है, IC से VDD आउटपुट निकलता है, ठीक है, और P के अंदर आपका जाता है जो नॉर्मली जैसा ICs के अंदर होता है, तो ये रेगुलेट होती है यहीं से यहीं। ये किस लिए होती है, पॉजिटिव जो ये जो आपका VDD पॉजिटिव साइड होता है, ये होता है आपका गेट्स के ड्राइव, गेट्स को ड्राइव करने का जो सेक्शन होता है, यानी कि अपर गेट और लोअर गेट जो ड्राइव करते हैं उसको इंटरनली जो सेक्शन होता है उसकी सप्लाई होती है ये। अगर ये भी नहीं बनेगी तो भी आपका अपर गेट और लोअर गेट ड्राइव नहीं होगा और फेस पे आपको वोल्ट मेजर नहीं होगा, तो वो नहीं उसको चेक कर पाता है। दूसरा जो बूट होता है, वो जो बूट होता है ये हायर साइड के मॉसफेट के गेट से होता है, जनरली इंटरनली डायरेक्ट अपर गेट के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो ये इसको पावर देने में काम आता है, इंटरनली स्विचिंग करने के, और ओवरऑल स्ट्रक्चर को पावर देने के ये 5 वोल्ट काम आता है। तो ये दोनों चीजें आपकी अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपको ये जो आपका मॉसफेट जो है ये दोनों ड्राइव करवाने हैं। तो कौन सा, चार्जिंग वाले, अभी मैं ये ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका जो आउटपुट जनरेट करेंगे उसके लिए आपकी ये वोल्टेज में था उसके बारे में बता रहा था, तो ये आपका हुआ, तो ये 5 वोल्ट आपकी बनी, इंटरनल सेक्शन को सप्लाई बनी। दूसरा क्या होता है, जब आपकी ये दोनों स्ट्रीम, ये डीसी यहाँ पे आई 19 वोल्ट और ये 5 वोल्ट जनरेट हुई, तो एक और आपका जो ये आइसोलेशन वोल्टेज आ रही थी जो G3 हॉट बनाई जिसने, वही वोल्टेज आपके यहाँ आई, उसने क्या किया, डीसी इनको दिया, और ये ही वोल्टेज आपकी थ्रू इस तरफ से ये वोल्टेज डिवाइडर बना के आपका पिन नंबर 3 पे एसी इन इनपुट देता है। इसका काम क्या होता है, ये आपका एसी अडेप्टर की वोल्टेज को डिटरमाइन करता है कि वो किस लेवल पे आपकी वोल्टेज है, यानी ओवर वोल्टेज तो नहीं आ रही है, अंडर वोल्टेज तो नहीं आ रही है। तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट होता है, इस पिन के ऊपर अगर आपकी वोल्टेज 3.2 वोल्ट से कम है, ठीक है, अगर आपकी 3 नंबर पिन पे वोल्टेज जो है वो 3.2 वोल्ट से कम है, तो आपका ये ए गेट, ए गेट क्या है हमारा, एडाप्टर गेट,
ठीक है, ये स्विच नहीं होगा। ये एडाप्टर गेट क्या है हमारा, ये वाला गेट जो पहला गेट है ये, ठीक है, ये रहा गेट। ठीक है, यहाँ से इन्होंने वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे बनाया हुआ है और ये क्या लगे हुए हैं, पी चैनल। तो यानी कि ये क्या होगा कि जब यहाँ पे लो वोल्टेज बनेगी तभी ये आगे थ्रू होगा यहाँ पे, और फिर ये आगे जाएगी वोल्टेज जब ये वाला गेट थ्रू होगा। नहीं तो डायोड के थ्रू तो जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगी आपकी, ठीक है ना, जो एम्पीरेशन ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो ये वोल्टेज क्या होगी, ये वोल्टेज यहाँ पे आती है आपके सोर्स पे आके रुक जाती है, लेकिन जब ये वोल्टेज लो होगी, देखिए यहाँ पे वोल्टेज आई, यहाँ पे 18.5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 18.5 वोल्ट है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, मेरा चार्जिंग वाला सेक्शन, उसमें और क्लियरली समझाया हुआ मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि 18 वोल्ट आपकी यहाँ पे आती है, रुक जाती है, उसके बाद में ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ पे 18 वोल्ट ही आ रही है अभी भी। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये एक्टिवेट कब होगा, जब ये ए गेट जो है इंटरनली ग्राउंड से शॉर्ट होगा। इसके अनेबल होने का मतलब है कि ये जो है आपका इंटरनली ग्राउंड से अनेबल जब तक नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा, तब तक ये वोल्टेज डिवाइडर वर्किंग में नहीं आएगा। क्यों? वोल्टेज डिवाइडर का एक पार्ट तो वी इन हो गया, R1 R2 के बीच में वोल्टेज बनेगी और इधर आपका ग्राउंड होना चाहिए। सिंपल वोल्टेज डिवाइडर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आईसी क्या करती है, इंटरनली इस गेट को ग्राउंड से कनेक्ट करती है। कब? जब आपकी वोल्टेज एसी इन पे 3.2 वोल्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। अगर कम होती है तो ये ओपन होता है, ओपन ड्रेन आउटपुट होता है, ओपन होता है, तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। जैसे ही आपकी 3.2 वोल्ट से ज्यादा होगी वोल्टेज, तो क्या होगा, ये इंटरनली ग्राउंड कनेक्ट हो जाएगा और ये आपकी वोल्टेज डिवाइडर एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज लो बनेगी, ठीक है। तो ये लो जैसी बनेगी तो ये आपका मॉसफिट स्विच कर जाएगा। अभी सेकंड मॉसफिट है, ठीक है। तो ये मॉसफिट है। ए गेट मतलब एडाप्टर गेट, ठीक है। एस गेट मतलब सिस्टम गेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिस्टम गेट कहाँ जा रहा है, ये गया इधर सिस्टम गेट सेकंड मॉसफेट पे, ठीक है। ये डिपेंडेंसी होती है, कई बार मेरे को सिस्टम गेट आगे जुड़ा हुआ मिलता है, कई बार पीछे जुड़ा हुआ मिलता है, तो उसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ए गेट जो है वो आपका तब रेगुलेट होता है जब आपका एसी इन पिन 3.2 वोल्ट से अपर होती है, नीचे रहेगी तो नहीं काम करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरा सिस्टम गेट। सिस्टम गेट कैसे काम करता है, सिस्टम गेट काम करता है जब आपका मॉनिटरिंग, जब आपका ए मॉनिटरिंग बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, 20 टाइम्स आउटपुट तो दे दिया इसने, ठीक है। कैसे? जब आपका ये वाली रेजिस्टेंस पे आपकी वोल्टेज का सेंसिंग जो आपका आता है, ठीक है। अगर आपकी वोल्टेज, देखिए ये वाला जो सिस्टम होता है ये आपका कैसे काम करता है, अभी देखिए पहला वाला गेट कैसे काम किया, एसी इन से। अब भी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो वोल्टेज अभी आई नहीं, दूसरा तो स्विच किया ही नहीं, तो यहाँ की वोल्टेज को कैलकुलेट करके ये कैसे काम कर रहा है एस गेट, नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेकंड मॉसफेट हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। ये स्विच कर गया तो यहाँ से वोल्टेज आई ए गेट की वजह से, लेकिन ये जो है ये डायोड के थ्रू क्रॉस करेगी वोल्टेज, यानी कि अगर यहाँ पे 18.5 है तो यहाँ पे भी 18.5 मिली, ठीक है ना। क्यों? कि स्विच किया है मॉसफेट, एकदम कंडक्टिविटी हाई है तो 18.5 ही मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो मिलेगी वो वोल्टेज मिलेगी 18.5 और आउटपुट मिलेगी 18 वोल्ट, ठीक है। और वो 18 वोल्ट क्या करेगी, वो आगे जाएगी इस रेजिस्टेंस पे, आगे ड्राइव करेगी इस मॉसफेट्स के लिए, ठीक है। अभी देखो आउटपुट नहीं बना है, लेकिन ये आपका ड्राइव हुआ, तो ये ड्राइव हुआ तो यहाँ पे भी अक्रॉस में आपकी जो वोल्टेज वेरिएशन होगा उसका 20 टाइम्स तो एडाप्टर मॉनिटर पे आउटपुट मिल गया। और उसका अगर ये ड्रॉप डाउन की जो करंट है, ड्रॉप डाउन का जो करंट है वो आपका अडेप्टर से, देखिए अडेप्टर पे अगर वोल्टेज कम करेंगे ना तो एम्पीरेशन जो ड्रॉप डाउन है वो बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम्पीरेशन ड्रॉप डाउन जो है वो घटेगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है। तो ये क्या होगा कि जो क्रॉस इसमें वोल्टेज ड्रॉप डाउन होगा वो जनरली 10 मिली वोल्ट्स, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 मिली एम्पियर्स होता है जनरली, एग्जैक्टली नहीं पता है मेरे को, फिर भी 10 मिली एम्पियर के आसपास करंट ड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि जो एस गेट जो सिस्टम गेट होता है ना वो करंट वेरिएशन पे काम करता है, ना कि वोल्टेज पे, ठीक है। तो जनरली अगर ये आपकी वोल्टेज जो है, जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप डाउन हुआ उसका 20 टाइम्स तो वोल्टेज का आउटपुट ए मॉनिटर आउटपुट निकालेगा, 20 टाइम्स ये वोल्टेज आउटपुट निकालेगा। और ये स्विचिंग कब करेगा, जब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज सेंसिंग जो होगी वो 10 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर से कम नहीं होनी चाहिए जनरली,
ठीक है। तो 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा और समथिंग कुछ होता है मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली हायर का मुझे पता नहीं, लेकिन मिनिमम आपका 10 मिली एम्पियर के आसपास इसमें कंजप्शन होना चाहिए। तो वो क्या होगा कि ये आपका गेट जो है ये स्विच करता है। तो जनरली इसमें वो फॉल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, V इक्वल टू आई आर होता है, आर हमारा फिक्स होना चाहिए। तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर लो, और वोल्टेज जो भी आ रही है उसके क्रॉस जो भी जाएगा वो उतना ही एम्पियरेशन होता है, बकायदा इसके कि ये कंडक्टिविटी आपकी ब्रेक ना हो गई हो, बस उसका आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे से आपका मॉनिटरिंग पे आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल। मैं अज्यूम करता हूँ कि 10 मिली वोल्ट हमारा क्रॉस कंजप्शन होता है, जो कि हमारे मल्टीमीटर से कैलकुलेट नहीं होता। तो 10 मिली वोल्ट भी अगर हमारा ड्रॉप डाउन होता है तो हमारा 20 टाइम्स उसका कितना हो जाएगा, कम से कम 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली 0.2 मिली, हाँ 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो वो शायद हमारा मल्टीमीटर, कुछ के जो हाई एक्यूरेसी वाले होते हैं वो मल्टीमीटर उसको एक्यूरेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वो 0.2 के आसपास वोल्ट आपकी आउटपुट मिलेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कनेक्शन ठीक है। नहीं तो थोरली आप इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो सेकंड गेट हमारा मोस्ट प्रॉब्ली तभी हमारा क्या होता है, ड्राइव होता है। तो इसमें क्या होता है कि जनरली ये ड्राइव कर ही जाता है। ठीक है। इसमें मैक्सिमम फॉल्ट नहीं होता, अगर होता भी है तो वो आपका कोई ना कोई लाइन से रिलेटेड कोई फॉल्ट मिलेगा। सेकंड कौन सा, एस गेट में, जो कि हमारा सिस्टम गेट है, सिस्टम के ऊपर जो सप्लाई देता है। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मली हो गया। तो ये जो पॉइंट है हमारे वो ये है कि डीसी इन आपका आया, ठीक है, और वीडीडी आपका आउटपुट निकला सिस्टम के इंटरनल सेक्शन को सप्लाई देने के लिए, जिसमें आपका ये गेट्स और ये सब आपका कैलकुलेट होगा। उसके बाद में एसी इन सेकंड स्टेप है हमारा, जो कि 3.2 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। और नीचे होगा तो ये स्विच नहीं करता है जनरली। तो एसी इन, हाँ 3.2 से ज़्यादा होना चाहिए तो ही आपका ये आउटपुट देगा। ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट करेगा, आपका एसी ओके भी है जो आपका तभी आउटपुट जाएगा। ठीक है। ए गेट जो ड्राइव होगा और वो भी आपका एसी ओके भी आपका तभी ड्राइव होगा जब आपका ये 3.2 वोल्ट से ऊपर होगा। ठीक है। तो ये आपका ड्राइव होता है, ए गेट स्विच होता है। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका ये एसएमसी का। ये आपका यहाँ पे 3 वोल्ट होना चाहिए, रीसेट आपका जो है वो हाई होना चाहिए, तो आपका डेटा जो है वो कम्युनिकेशन चालू करेगा। दूसरा, जो करंट ड्रॉप डाउन, जो वोल्टेज ड्रॉप डाउन होगा उसका 20 टाइम्स आपका मॉनिटरिंग ए मॉनिटर निकालेगा, और 36 टाइम्स आपका ये निकालेगा जो आपका बैटरी साइड का इनपुट होगा, CSOP और CSIL। ठीक है। और दूसरा आपका एसी ओके भी आपका तभी आउटपुट निकलेगा जब एसी ओके होगा, जब आपका 3.2 वोल्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है। तो जनरली क्या है, ये आपका सिस्टम है जिसके थ्रू आपका ये वर्क करता है। दूसरा, जब आपको कमांडिंग मिलती है तो हायर गेट और लोअर गेट स्विच होता है, जिसकी वजह से आपका 8 वोल्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो ये आपका पिन आउट है जिसके तरीके से आपका डिफाइन हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे रह जाती है ये छोटा सा सेक्शन जिसमें 3 इनपुट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, आई कंपरेटर मतलब करंट कंपरेटर, वोल्टेज कंपरेटर और वोल्टेज नेगेटिविटी। ये नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है ना, ये कोई अनेबल पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं, वोल्टेज का नेगेटिव पॉइंट है। ये क्या करते हैं, एक आपका वोल्टेज का कंपरेटर है जो कि आपकी वोल्टेज कंपेयर कर रहा है कहाँ से, जो आपकी आउटपुट यहाँ पे से रिलीज हो रही है, जो वोल्टेज आपकी आउटपुट आ रही है यहाँ पे बैटरी के लिए भी और सिस्टम के लिए भी जो लोड जा रहा है। तो जब ये वोल्टेज आपकी कहाँ जा रही है, इस कैपेसिटर पे जाती है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो इस नेगेटिव पॉइंट से आपका जो वोल्टेज कंपरेटर है वो इस नेगेटिव पॉइंट और इस नेगेटिव पॉइंट से आपका कंपेयर करता है। जनरली यहाँ पे आपका 0 वोल्ट मिलेगी, नहीं तो फिर माइनस वोल्टेज आपको यहाँ मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ये वोल्टेज का नेगेटिव पॉइंट होता है, तो उसके साथ में ये वोल्टेज कंपैरिजन होता है कि ये आपका इनपुट वोल्टेज कैसा है। अगर यहाँ पे आपका ज़्यादा ये नॉर्मली अगर ये आपकी वोल्टेज इस वोल्टेज के पैरेलल में नहीं रहती है, नेगेटिव साइड में नहीं रहती है, तो यहाँ पे आपकी वेरिएशन होती है। और करंट नॉर्मली इंटरनली आपका कलेक्ट होता है, जो कि आपका आरसी सर्किट के थ्रू यहाँ पे आपका कैलकुलेट किया जा रहा है कि कितनी स्लोप के साथ में आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ। तो यहाँ पर भी आपको बहुत कम वोल्टेज मिलेगी। वोल्टेज पे अगर आप चेक करते हो तो जनरली ये 2 पॉइंट जो हैं, ये 3 पॉइंट हैं, इनका फॉल्ट ढूंढने का सेम नॉर्मल सा तरीका एक यही है। ये इंटरनली स्ट्रक्चर इनका जनरली खराब नहीं होता है, बकायदा कि आउटपुट से आप इन कैपेसिटर्स को और रेजिस्टेंस को चेक करके इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। कैपेसिटर्स को चेक करने के लिए आपके पास RCL मीटर आता है, जो हमारा टूजर टाइप का होता है, उससे आप कर सकते हो इसको।
तो ये हमारा क्या है, ये नॉर्मली हमारा चार्जिंग सेक्शन है जो कि आगे ड्राइव आउटपुट करता है। तो ये कैसे हमारा, जब हमारा अपर गेट और लोअर गेट स्विच होता है तो बीच में हमारी वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट होती है, ये आउटपुट जाती है, तो ये हमारी मेन स्ट्रीम वोल्टेज बनती है। यही वोल्टेज हमारी क्या है, बैटरी सेक्शन में जाती है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब हमारा बैटरी मॉसफेट बी गेट जब हमारा ड्राइव करता है, तो जब हमारी बैटरी लो होती है, कंडीशन में लो होती है, तब हमारा बैटरी ड्राइव करता है। और अगर उसको ऑफ स्टेट में चार्जिंग करना है तो उसको ड्राइव करता है। अडेप्टर लगा होना चाहिए उसके लिए, नहीं तो वो फिर रिवर्स मोड में उसको ड्राइव नहीं करते, तो डायोड के थ्रू आपको वोल्टेज प्रोवाइड होती है जो सिस्टम में जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा चार्जिंग सेक्शन। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताओ, कोई भी अपना माइक ऑन कर सकता है। किसी को कुछ पूछना है? अभी क्यूए सेशन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए, कौन बोल रहा है? ललित बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ललित जी बोलिए सर। सर इसमें अभी ये तो वोल्टेज क्रॉस हुई ना 19 वोल्ट। अभी अभी चार्जिंग के लिए जो पीडब्ल्यूएम बनेगा वो तो नहीं बना अभी इसमें, कैसे ये वाला सर्किट नहीं हो? नहीं, ये वोल्टेज बना ना, ये आपका 8 पॉइंट जो वोल्ट है, 8.6 वोल्ट, यही तो आपकी ड्राइव कर रही है इस मॉसफेट के थ्रू। देखिए ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज सिस्टम में जा रही है आगे। ठीक हाँ है, जी, चार्जिंग में आपकी ये वोल्टेज जाएगी। ये वाली वोल्टेज ना। हाँ, ये वोल्टेज ये कब जाएगी, जब ये मॉसफेट स्विच होगा। यानी कि जैसे आपने वो देखा है एडाप्टर के जैसे आपके टैबलेट चार्ज होते हैं नॉर्मली, टैबलेट कैसे चार्ज होते हैं, वो नॉर्मली ऐसे ही रेगुलेट होता है। मॉसफेट जब ऑन हो जाएगा ना तो सीधी आपकी वोल्टेज जाएगी अंदर। आप कभी टेस्ट करना, बैटरी जब आपकी लो होगी ना, जैसे आपका मान लीजिए 6 वोल्ट के आसपास आपकी बैटरी है, सिस्टम चल रहा है, 6 वोल्ट के आसपास आपकी बैटरी है, ठीक है, और आपने आउटपुट क्या निकलनी चाहिए, 8 वोल्ट। ठीक है, तो जब आपकी बैटरी लो होती है और आप एडाप्टर लगाते हो, ठीक है, तो आपकी जो मेन स्ट्रीम की जो 8 वोल्ट है ना, और बैटरी आपने लगाया तो वो रिड्यूस होकर 6 वोल्ट पे चली जाती है, सिस्टम भी ऑन हो रहा होता है। यानी कि ये मॉसफेट बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाती है डायरेक्ट, ये वोल्टेज, ठीक है, और बैटरी को चार्ज करती है, और उसी का डिफरेंशियल यहाँ पे कैलकुलेट होता है कि बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने लेवल पे वो पहुंच गई है। ठीक है, ये एक सिंपल है। जैसे हम क्या करते हैं, झटका लगाते हैं ना, नॉर्मली हम झटका कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो ये सिस्टम जो है बैटरी चार्जिंग का, सेम झटका टाइप का ही सिस्टम है। ये बैटरी से ये वोल्टेज डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे, तो वो 8 वोल्ट पे इसलिए बनाया जाता है कि वो बैटरी उसको धीरे धीरे चार्ज करती रहती है। 12 वोल्ट की बैटरी जो होती है उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको 12 वोल्ट मिलेगी सीधी, यहाँ पे 12 वोल्ट ही मिलती है, 8 वोल्ट ही सीधी मिलती है, और वो बैटरी के साथ में सीधी कनेक्ट होकर उस बैटरी को चार्ज अप करती है। ठीक है ललित जी, हेलो, कहाँ चले गए? और किसी को कुछ पूछना है? कोई और माइक ऑन करो भाई। रंजीत सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक। पूछिए आप। आपको कुछ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, वैसे एक चीज है, आप सब लोग है ना बाद में भी पूछ सकते हैं। अगर जैसे आप कभी रिपेयर कर रहे हैं और रिपेयर करते वक्त आपको चार्जिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही है, या हो सकता है कि आपको मैंने जो बताया है, कई बार होता है कि अलग अलग लैपटॉप्स में वो वेरिएशंस होती हैं, कुछ हाँ, कभी चेंजेस कभी होते हैं। प्रॉब्लम आती है। हाँ। ठीक है, तो उस टाइम पे आप वो पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सर, आप बेझिझक कभी भी मुझे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि 9 बजे के बाद मत करना, ठीक है ना। सुबह 12 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक, जनरली मेरा 8 से 9 बजे का टाइम जो है ना वो ट्रैवलिंग में होता है, तो पॉसिबिलिटी आप है कि 8 बजे से पहले करोगे तो जनरली रहता है। अगर कभी मैं बिजी हुआ तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं अभी इसको फिर से रिवाइज करूंगा अभी। ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत तो आज तो नहीं मैं अब कर पाऊंगा। नेक्स्ट डे कोई कल दिक्कत नहीं। करूंगा मैं। तो कल भी डिस्कस करो, मैं परसों करो, करूंगा। जब भी करो, हाँ जब हाँ। भी अभी भी किसी को अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं नहीं, ऑनलाइन मैं आके मैं सिमेटिक पे यही आपको हुआ ना। समझा सकता हूँ।
मैं इसको रिवाइज कर चुका था मैंने, अच्छा। लेकिन जो ये मन वाला जो 20 वोल्ट और 36 वोल्ट वाला जो किए ना अभी, ये मेरा साफ हो हाँ गया, ये वाला भी साफ हो गया। हाँ हाँ और जो स्विच जो कर रहा है, जो फर्स्ट मॉसफेट पे जो हाँ हाँ जो कर रहा है ना, वो मुझे समझ में आ गया कि वो जो बता नहीं रहे थे कि बोले मॉसफेट जो पहला स्विच कर रहा है, जो दूसरा कैसे सप्लाई है, ये सब हाँ हाँ समझ हाँ। में आ गया। तो जनरली हम्म। लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे वोल्टेज को कैलकुलेट करके सेकंड वाला फुल्ली ऑन कैसे होगा। ठीक है ना, अभी तो डायोड के नहीं थ्रू हम जा रहा है, लेकिन ये जब फुल ये ऑन जो होगा ना तब आपका ये जो चार्जिंग अनेबल होगा। हाँ हम समझ गया वो, ये एमोन वाला हाँ जो है ना, और हाँ हाँ ये वाला में हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तविक में ये 36 वोल्ट जो है ना कैसे हाँ बन रहा हाँ। था, ये हमारे साथ ये था प्रॉब्लम। नहीं नहीं, ये देखो, लेकिन ये हाँ डिफरेंशियल का 36 गुना है, मतलब हाँ 30 वोल्ट पर वोल्ट वेरिएशन है इसका, यानी कि जितना भी क्रॉस होगा ना वोल्ट, उस वोल्ट का 36 टाइम्स ये आउटपुट निकालेगा। अभी वो मिली वोल्ट में है तो वो मिली ये वोल्ट का 36 टाइम होगा, उसको वोल्ट में कन्वर्ट करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 36 टाइम ही होने ये वाला तो है। सीएलआर से ही जो भी होगा ना, वो जो हाँ हाँ, देगा इसके डिफरेंस, बस वो इसी से बस होगा बस ना। उसका ये बैटरी का, डिफरेंस का ही बस। हाँ बैटरी का वो 36 वोल्ट है, और एडाप्टर का 20 वोल्ट, यही है ना। हाँ हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हाँ यही डिफरेंस है, ये चीजें था। और हम्म। चलिए मैं अभी तो पूरा नहीं डिस्कस करूंगा, कभी अभी और दिक्कत आएगा तो मैं करूंगा आपसे डिस्कस। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओके। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? हाँ ललित सर। हेलो। हाँ सर सर बताओ सर। हाँ जी सर, नेट बंद हो गया था उस टाइम पे। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है। तो वो वैसे रॉ फॉर्मेट में जैसे हम झटका लगाते हैं ना, हम्म। झटका कैसे लगाते हैं, उसी रॉ फॉर्मेट में ये चार्ज करता है। ठीक है, मतलब स्टॉप कर करके मतलब कंटिन्यू चलती रहेगी ना, इसी तरह हाँ वो मतलब। चलती रहेगी जब तक कि आपकी फुल बैटरी ये लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक ठीक है है। ना। एक चीज आप देखो कि ये जो वेरिएशन है, देखो ये क्या करता है, ये अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करता है। मान लो 8 कितनी वोल्टेज है यहाँ पे, 8.6 वोल्टेज है नॉर्मली। ठीक है। हाँ जी। तो क्रॉस करके कितनी हुई, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 8.6 यहाँ पे हुई और एक 8.5 यहाँ पे हुई। ठीक है। ठीक। अभी ये 8.5 जो वोल्टेज हुई यहाँ पे रिड्यूस होके, ये क्या होगी, ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हुई और बैटरी को चार्ज कर रही है अभी। ठीक है। ठीक है। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि जब बैटरी भी 8.5 या 8.6 लेवल तक चार्ज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो क्या होगा, जब जो 8.5 यहाँ मिल रही, 8.6 यहाँ मिल रही है और चार्ज यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है पूरी, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हुई, 8.5 तक पहुंच गई। अभी क्या होगा, जब बैटरी और चार्ज होगी ना, तो ये पॉइंट भी कहाँ पहुंचेगा, 8.6 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि 8.7 भी हो गया। तो अभी 8.7 पे क्या हुआ, ये है ना फॉल्स हो गया अब कंपैरेटर, यानी नेगेटिव पे जो है वोल्टेज पॉजिटिव से ज्यादा हो गई। इनपुट जो यहाँ कैलकुलेशन करेगा, ये क्या करेगा, ये रिवर्स कैलकुलेट कर ले, बोलेगा अरे बाप रे, ये तो वोल्टेज क्या हुई, फॉल्ट हो गया, कंपैरेटर जो है वो फॉल्स हो गया। तो वो क्या करेगा, ये आउटपुट नहीं निकालेगा बैटरी वाला। ठीक है। ये इसको बंद कर देगा और आपका बी गेट जो है वो स्विच होना बंद हो जाएगा। जो कमांड आएगी, भैया बैटरी को ऑफ कर दो, ये तो इसका करंट जो मॉनिटरिंग है वो ज्यादा हो गया है, रिवर्स हो गया है। ठीक है। तो ये क्या है, मॉनिटरिंग कहाँ जा रही है, आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होके एसएमसी में जा रही है, और एसएमसी क्या कर रहा है, चार्जिंग की कमांड दे रहा है। ठीक है। तो ये सब आपका कहाँ से आएगा, ये वहीं से कमांड सारा चालू होगा एसएमसी से। तो वो एसएमसी क्या बोलेगा, जैसे ही आपका ये कंपैरेटर जो है फॉल्स हुआ, वो चार्जिंग बंद कर देगा। यानी अभी जो बैटरी है वो अपने लेवल पे स्टेबल रहेगी, और सिस्टम को जो पावर जा रही है वो कहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, डायरेक्ट जा रही है। ठीक है। तो नॉर्मली बैटरी चार्जिंग होना बंद हो गया जब वो एक लेवल तक चार्ज हो गई। क्यों, क्योंकि कंपैरेटर रिवर्स हो गया ना। ये देखो, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज होनी चाहिए थी, नेगेटिव पे नेगेटिव, तो वो चार्जिंग की कमांड दे रहा है एसएमसी। क्यों, क्योंकि आपका बैटरी मॉनिटर जो है उसको कमांड दे रहा है कि ये इसका करंट लेवल चल रहा है, ये इसका बैटरी वोल्टेज लेवल चल रहा है। ठीक है। तो जैसे ही वो रिवर्स होता है, वो चार्जिंग बंद हो जाती है। तो ये एक लॉजिक है
ठीक है, तो ये भी देखना है फुल बैटरी है कि हाफ बैटरी है, कितना और चार्ज होगा। वो सर एक ठीक है, ये एसएम का सिग्नल है, किसका? ये नहीं आईसी पे, आईसी आईसी पे, पे हाई आईसी, एसएम 20 एस, एसएम बीसी ओके, ये 14 नंबर पिन सर, बी वन के साथ एसी ओके यानी। एसी ओके ना? हाँ, हाँ ये एसी ओके है। ये जो आपका एडाप्टर का इनपुट देखो, एसी इन से दो सिग्नल ड्राइव हो रहे हैं, ए गेट और एसी ओके। अच्छा, ये एसी से एसी इन से हो रहा हाँ, इसी से ड्राइव। एसी ओके क्या है कि आपका एडाप्टर ओके है। ये जस्ट वैसे ही है जैसे आपका वो नहीं सिग्नल होता आपका, उसमें कैसे होता है, एसी इन करके एसी ओके जाता है, पीएसी इन बनता है फिर नॉर्मल पीसी उसमें। ये ओके आपका यहाँ से ड्राइव हो रहा है, वो वाला ओके है, वो बता रहा है कि एडाप्टर आपका ओके है। यहाँ जब वोल्टेज बन जाएगी तो आपका एसी ओके निकलेगा। है। ठीक है, तो ये डिटरमाइन कर लेना। वैसे जनरली मैंने देखा है कि ये आपका जैसे ही आपकी ये एसी ओके 3.2 वोल्ट से ऊपर जाती है ना, तो ये आपका एसी ओके जनरेट होता है और एसी गेट आपका ड्राइव होता है। ठीक है। ठीक है ना? और बाकी तो इसमें ज़्यादा सिग्नल है नहीं है, नॉर्मल सिंपल सिग्नल है। और वी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी बैटरी अगर ज़्यादा लो होती है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेटिंग की वो होती है कि उसको पंप अप करके चार्ज करती रहे। ठीक है, लेकिन ऑफ स्टेट में, ऑन स्टेट में नहीं करता। ऑन स्टेट में वो वोल्टेज फिक्स हो जाती है, फिर अपने रेगुलर लेवल पे ही चलती रहती है। जनरली ये फंक्शन जब होता है जब आपका जो लैपटॉप है ना वो बैटरी पे ऑन करना होता है, या मतलब बैटरी लो होती है उसको चार्ज करना होता है, बूस्ट अप करना होता है, उसके लिए होता है। इसमें भी बहुत बार फॉल्ट निकलता है इस वाले में भी, तो ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। वो रेजिस्टेंस जो बताई थी वो खराब होती है। हाँ सर, इफ वेंकट सर क्या पूछ रहे हैं, इफ वन लैपटॉप 1278 विद अडेप्टर वर्किंग बट फाइन बट बैटरी स्टक। बैटरी स्टकिंग इन द सेंस कैसे, वो समझा नहीं सर मैं। एक बार बैटरी स्टकिंग का बताओ। स्टक कैसे, मतलब चार्जिंग एक लेवल तक ही चार्ज होती है या मतलब कुछ चार्ज होती है फिर बंद हो जाती है, ऐसा कुछ पूछ रहे हो आप? वेंकट सर, अ, इनका माइक ऑन करो, है तो सही माइक सर। हेलो, हाँ वेंकट सर। हाँ सर। हाँ सर, ये क्या पूछा ये आपने, जरा एक बार बताइए ना। 1278 का मदरबोर्ड है मेरे पास। ओके। ये वाला बैटरी से स्टक हो रहा। अच्छा, मतलब बैटरी से मतलब सिस्टम क्या रन नहीं हो रहा है, वो लो उस पे जाता है? अच्छा, मतलब नहीं बैटरी, नहीं, लैपटॉप रन स्टक हो कर्सर जाता है? कर्सर स्टकिंग स्टकिंग हो रहा। कर्सर मूव करे तो अच्छा, यानी सिस्टम हैंग नहीं हो रहा पूरा? वो पूरा नहीं हैंग हो रहा, एडाप्टर से मतलब अच्छा चल रहा। नहीं नहीं, मतलब अगर आप बैटरी पे ऑन करते हैं और यूएसबी पे अडेप्टर लगाते हैं हाँ तो वो कैसे वो मतलब वो चलता है? हाँ, वो चलता है। अच्छा, तो मतलब आपका सिर्फ जो है आपका माउस जो स्टकिंग है वो हो जाता है, और कीबोर्ड भी चलता है? हाँ, कीबोर्ड भी पूरा चलता है, माउस वीडियो भी चलाना है तो स्टकिंग हो रहा। ओके। थीम भी स्टकिंग हो रहा। तो जनरली ना सर, मैंने जो फॉल्ट फेस किया है इस केस में, या तो आपकी स्ट्रिप खराब होती है पहली बात, जो आपकी माउस वाली होती है। ठीक है। हाँ और ओके। दूसरा होता है कि आपका उस पे है ना एक आपकी 4S4 करके वोल्टेज आती है। हाँ ठीक है, साइड में जहाँ पे पेज कसता है, जहाँ पे आपका हार्ड डिस्क का कनेक्टर लगता है ना सर, उस हाँ बोर्ड पे। ठीक है। ठीक है, हाँ तो उसके बैक साइड में, जस्ट साइड में ना एक रेजिस्टेंस होती है जो कि आपके इसको सप्लाई करती है, माउस को। ओके। ठीक है ना, तो वो वाली रेजिस्टेंस ना ओवर हो जाती है कई बार। तो उस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दो और उस पर जंपर मार दोगे या कोई दूसरी रेजिस्टेंस लगा दोगे तो चलेगा सर। एक बार चेक कर लीजिएगा सर उसको। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर। और एक लैपटॉप है। हम्म। हाँ, हाँ,
सो ठीक है, चलो अभी हम यहीं क्लोज करते हैं। ओके सर, गुड डे एवरीबॉडी।